वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल हम सब बड़े परेशान हो रहे होते हैं जब हम देखते हैं कि बच्चे घरों से बाहर ना अगर निकल रहे हों, फिजिकल एक्टिविटी ना कर रहे हों, खेल कूद में ना उनकी दिलचस्पी हो, फ़ोन में लगे हों, स्क्रॉलिंग कर रहे हों, तो हम बड़े परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और आपने भी उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है और वो अच्छी गेम्स में है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में है, वो क्रिकेट भी है, वो स्केटिंग भी है, वो जिमनास्टिक्स भी है, इन्हें फिजिकल एक्टिविटी में नजर अगर आए तो खुशी होती है। एट द सेम टाइम पढ़ाई में भी अच्छा होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज़ अदरवाइज आवाज आती है खेल कूद छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो ऐसे देखिए जो हेल्दी एक्टिविटीज हो रही थी उनको भी हम बहुत इनकरेज करते हैं। अब जिस तरह रिसेंटली हमने देखा था कि नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें किस तरीके से हर कैटेगरी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चों की भी कैटेगरी थी और उस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया, लेकिन कुछ जो थे उन्होंने कुछ नहीं, जिन्होंने विन किया है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी। अच्छा वैसे शोएब, ये था कि आपने बड़े ज़बरदस्त टैलेंट को पहचाना। हाँ, टैलेंट पहचाना जरूरी होता है। टैलेंट पहचाना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर देखें बच्चे घर में कोई कुछ इस तरह का कोई स्टंट कर रहे होते हैं, हम स्टंट ही बाजू का बोल रहे थे, घर में स्केटिंग बच्चा जो कहते हैं ये क्या स्टंट कर रहे हो। तो देखिए जब आप बच्चा कोई काम कर रहा होता है उसमें इंटरेस्ट लेना और उसको देखना, ऑब्जर्व करना क्लोजली एंड देन उस टैलेंट को आगे लेके चलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर ज़ाहिर है वो पहचानना आसपास के लोगों की जिम्मेदारी होती है। आपकी मुलाकात कराते हैं अनस शहजाद से। वाकई से इनका ताल्लुक है, अंडर 10 कैटेगरी में इन्होंने विन किया और जिस तरीके से माशाल्लाह ये स्केटिंग करते हैं, घर में कर रहे थे बिकॉज उस दिन जब बिलाल यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इसको अरेंज किया, उन्होंने भी कहा कि जिक्र भी किया अनस का, कहा कि वो घर में कर रहे थे, लेकिन जब मेरे पास आया और मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बड़ा टैलेंटेड है। और फिर जस्ट इन 1-2 डेज उससे सिर्फ दिखाया कि ये ट्रैक है जहाँ पे कंपटीशन होगा और फिर उसने वो जीता। तो अनस से अपनी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त। स्कूल से छुट्टी कराई है फिर मामा ने आज? जी कभी कभी छुट्टी तो बनती है ना फिर। कभी कभी तो मेरे ख्याल छुट्टी हो जानी चाहिए। ये हमेशा से शौक था ऐसे स्टंट करने का? तो घर के अंदर डांट वांट भी पड़ती होगी ना कि ये क्या कर रहे हो, स्केटिंग कर रहे हो घर के अंदर? नहीं, मुझे शौक नहीं था, लेकिन एक दिन मेरी माँ घर स्केट्स लाई तो मैंने ऐसे ही घर में शुरू कर दिए, तो फिर ऐसा ऐसा मैं बाहर करना शुरू किया, तो इसी तरह सीख ली। यानी खुद से कोई ख्वाहिश नहीं थी? नहीं थी, तो मामा ने कहा चलो स्केट्स करा के देखते हैं। मामा ने टैलेंट देख लिया ना, टैलेंट पहचाना। नहीं, मामा को पता था ना ये फुदकता बहुत है घर के अंदर, ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा स्केट्स दे दूं। गिरे भी हो कभी? इतनी जोर का कभी नहीं गिरा, कभी नहीं गिरे। छोटा मोटा गिरा। वैसे घर में क्या रूटीन होती है अगर मैं ये पूछूं कि स्केट्स में ऊपर जाना नीचे जाना, कोई मामा ने चीज़ मंगवाई हो? बस स्केट पहनता हूँ सुबह उठ के, फिर पूरा दिन स्केट पे घूमता रहता हूँ। पूरा दिन स्केट पे ही घूमते रहते हो? जी हाँ। ओके, तो मतलब दही दूध ये सब आप ही घर में चीजें ला के देते हो फिर? वो कोई ऊपर वाले फ्लोर से लानी हो, नीचे वाले फ्लोर से लानी हो? जी मैं ही ला के देता हूँ, सारे मेरे से ही काम कराते हैं। सारे उससे काम कराते हैं। जाहिर है आपकी एनर्जी नहीं लगती ना उतनी, इसलिए उन्होंने कहा कि टायरों पे ही जाता है, टायरों पे ही वापस आ जाता होगा। हालांकि एनर्जी लगती है, देखो एनर्जी लगती है। और स्टेयर्स पे भी मैंने सुना कैसे जाते हो, यूं नीचे? रियली? ये स्टेयर से कभी गिरे हो? नहीं, स्टेयर से कभी नहीं गिरा। बिल्कुल भी नहीं। चलो बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात अच्छी है। बात इतना है। टैलेंट है तो नहीं गिरे ना अभी तक। वैसे टैलेंट का कोई डांटता हो घर में, कोई एक आधा बंदा? हाँ। दादो मेरी बहुत डांटती है। क्यों डांटती हैं, क्या कहती हैं वो? परेशान होती है, वो गिर ना जाओ। वो केयर करती है ना बहुत ज्यादा। केयर में डांटती है ना, बड़े तो केयर में ही डांटते हैं कि बच्चा ना गिर जाए, कुछ हो ना जाए। ये बड़ा दिल चाहिए होता है, मतलब इस तरह की कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है और स्टेयर्स पे जी स्केटिंग हो रही है, तो ये तो वाकई डांट ही पड़ जाती जी, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, राइट? सो प्रॉपर्ली आपने कोई सीखा है, बस घर के अंदर ही सीखा और घर के बाहर ही सीखा, या किसी प्रॉपर्ली इन्वायरमेंट में भी गए? पहले 2-3 साल तो मैंने घर में ऐसे ही करा था। ठीक है। फिर अभी पिछले कुछ महीनों के बाद मैंने नए स्केट्स लिए थे। बाहर जाके मैं एक PF पार्क है उधर करता था। ओके। फिर क्या नाम है, मुझे यहाँ पे पता चला यहाँ पे कंपटीशन है, फिर मैंने F9 पार्क में कंपटीशन का पता चला मेरा ख्याल आपको? है जरा कंपटीशन के बारे में पूछते हैं। हाँ। क्या कैसे पार्टिसिपेट किया, कितना मुश्किल था, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, कंपटीशन के बारे में। पहले तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई कंपटीशन होगा। फिर मेरे चाचू ने मुझे बताया कि यहाँ पे कंपटीशन है, तो फिर उन्होंने मेरा नाम भी लिखवा दिया, तो मैं आ गया। जिस दिन पहले दिन था उस दिन तो मैंने अच्छा किया, तो सर ने भी तारीफ की मेरी। तो इसी तरह फिर जब रेस हुई तो मैं विन किया। तो आपकी कैटेगरी में अंडर 10 में कितने पार्टिसिपेंट्स थे टोटल? टोटल 15 से 20 के
15 से 20 और उसमें आपने फर्स्ट पोजीशन ली है। सेकंड पोजीशन आपने ली है। और उसमें वो जो ट्रैक था अनस, वो तो बहुत उसकी विड्थ बहुत कम है, और अगर 15 से 20 बच्चे हों उस एक ट्रैक पे, आई थिंक हार्डली अगर 2-3 बच्चे भी हों तो चौथा बच्चा नहीं उस पे क्रॉस कर सकता। तो ये तो एक खतरा भी होता है ना कि गिर जाओगे, टच हो सकता है। जी खतरा होता है। जब मैं प्रैक्टिस में था तो मेरे साथ एक बच्चा, ऐसे ही हम जा रहे थे तो उसके साथ मेरा स्केट रहा, वो बहुत ज़ोर का गिर गया था। प्रैक्टिस के टाइम पे? जी। अच्छा। तो फिर रेस के दिन मैं थोड़ा पीछे रहा था, जब रेस शुरू हुई थी आपने कहा अपने आप को बचा लूं? हाँ, पहले मैं बचा लूं अपने आप, फिर मैं आगे निकला। अच्छा, ये उस टाइम पे जो डिसीजन लेना होता है, उसी टाइम पे देखो आपने कहा मैं पीछे ही रहूं, डिस्टेंस कैसे मेंटेन रखना है एंड ओवरऑल, तो ये भी तो बड़ा मतलब उस टाइम पे आपको अपने सेंसेस में रहना है ना। अक्सर बच्चों को हम देखते हैं पैनिक कर जाते हैं। सो आपके दिमाग में उस टाइम क्या थॉट्स चल रही थी, आपको क्या वहाँ पे मुश्किलें लगी, क्या चैलेंजेस थे? मुझे तो यही मुश्किल लगी थी कि बस आगे जाने, पीछे रह गया तो मुश्किल होगी फिर आगे जाना। हाँ, मतलब बस विन करना ये था, फिर डिस्टेंस को मेंटेन रखना है कि गिर ना जाए, यानी फासला भी रखना दूसरे से, जाहिर है। जी, वहाँ पे 2 राउंड थे ना, तो मेरे से 1.5 राउंड होता था, फिर मेरा स्टेमिना लूज हो जाता था। तो मैं इसलिए एक राउंड में मैं थोड़ा स्लो था, फिर सेकंड राउंड में मैंने स्पीड तेज की। अच्छा, स्ट्रेटजी बनाई आपने? जी। आपने इससे पहले मेरे ख्याल 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस की वहाँ पे? जी, 2-3 दफ़ा मैंने उस। और जब पहला दिन था आपका, जैसे आपने खुद भी कहा आप गए और सर ने बड़ी तारीफ की, तो उस दिन सर ने कह दिया था कि आप जीत सकते हो, यू हैव दैट पोटेंशियल? जी, सर ने कह दिया था आप जीत सकते हो। सर को पहचान थी ना, वो तो देख लेते हैं बच्चों में कितना टैलेंट है। मेरे ख्याल अगली दफा फर्स्ट पोजीशन भी इंशाल्लाह। अच्छा, इस बार बल्कि बिलाल वाज हियर तो उसने कहा कि उसे लगता ये था कि फर्स्ट ले लेगा, बल्कि वो खुद हैरान हुआ कि है सेकंड पोजीशन आई है, क्योंकि ही वाज ऑफ ओपिनियन कि आ जाएगी फर्स्ट आराम से। लेकिन वो जो अपने आप को बचाना होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने जीतना है, आपके जो आसपास बाकी लोग हैं आप उनका ख्याल भी रखना है, कोई आपकी वजह से ना गिर जाए, किसी की वजह से आप ना गिर जाएं, क्योंकि फिर बहुत जोर से चोट लग सकती है। मैं तो कहती हूँ उसमें पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ी बात है बच्चों का इस लेवल पे। बाकी जीत हार तो देखिए लक है उस टाइम पे, कौन आगे चला गया। एक एनवायरनमेंट में आप गए हैं, कंपटीशन में आपने सीखा। एग्जैक्टली। वहाँ पे एक बच्चा था, वो उसकी तबीयत भी खराब थी, उसने ड्रिप भी लगाई हुई थी, फिर भी आया था। ड्रिप लगाई हुई थी? जी, हाथ में कैनुला लगा हुआ था। कैनुला लगा हुआ था। अच्छा, मतलब कितना पैशनेट बच्चा, और बाबा कितने पैशनेट होंगे। पैशनेट प्लीज ये ना करें, सेफ्टी फर्स्ट। मतलब डॉक्टर से पूछ के आए होंगे ना? मुझे नहीं लगता कैनुला लगा हुआ डॉक्टर के जाओ स्केटिंग करके आओ। कौन से डॉक्टर है ऐसा? डॉक्टर चेंज करें प्लीज, डॉक्टर चेंज करें। मैं इस तरह की चीजों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी रेजिलियंस शो नहीं करता। सबसे पहले आपकी जान है, सेहत है। ये एक चीज है बिल्कुल कुछ ऐसा आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? देखिए, बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि आपकी सेहत आपके लिए फर्स्ट है, आप अपने लिए प्रायोरिटी है, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स तो आते जाते रहते हैं, डजंट मैटर। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। आपने क्या चीज़ सीखी सबसे ज़्यादा इस पूरे कॉम्पिटिशन से? मैंने तो यही सीखा था कि जान पहले है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे थे। जब सबके साथ रेस होती थी तो सारे ऐसे खड़े होते थे, जो कि ट्रैक छोटा था। तो इसलिए जो आगे निकलता था वही फिर उसे जगह मिलती, जो पीछे रह जाते वो तो तंग ही होते थे फिर। ये तो है। उनके गिरने का ज़्यादा। अगर स्केटिंग की बात करें श्वेत, देखिए कितनी उसके लिए भी तो बड़ा करेज चाहिए ना। गिर ना जाओ, बच्चे अक्सर डर रहे होते हैं ना कि ये ना करे। वह बड़े तो बड़े ही होते हैं, बच्चों में फिर भी करेज ज़्यादा होता है। और स्केटिंग से आपने क्या सीखा इस स्पोर्ट से? स्केटिंग से मैंने क्या सीखा? अगर स्केटिंग करते हो तो अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज महसूस करते हो? एक्टिव ज्यादा होते हो, एनर्जेटिक ज्यादा होते हो, बैलेंस अच्छा है बॉडी में, क्या सीखा? स्टैमिना भी मेरा ज्यादा हो गया। स्टैमिना बहुत बेहतर होता है, दैट्स वेरी ट्रू। या फिर ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि पूरे घर के काम करने होते हैं? भूख भी मुझे ज्यादा लगती थी स्केटिंग के बाद से। अच्छा, ये तो एक बड़ा मसला आजकल है ना, बच्चों का खाते नहीं है तो माँ बाप कहते हैं चलो कुछ तो करके खाएगा ना। स्केटिंग के अलावा क्या करते हो? क्रिकेट खेल लेता हूँ, स्कूल में जिम्नास्टिक करता हूँ। जिम्नास्टिक्स भी करते हो? कोई बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप सब कर लेते हो? जी। क्या बात है, यानी बच्चा फुर्तीला है। तो ऐसे में घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे पहले तो मामा ने किया, जिन्होंने स्केट्स ला के दिए आपको। मामा के बाद किसने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा बाबा ने। बाबा ने सपोर्ट किया कि रोज एक टाइम पीरियड लेना कि अच्छा इसमें जाना है, खेलना है। वरना अक्सर होता है ना घर में कोई आवाज आती है, बच्चे को बिठाएं अंदर, पढ़ाई में अच्छे हो? जी। क्या पोजीशन आती है? टॉप 5 में आई जाती है क्लास में। ठीक है। पोजीशन कौन सा मैटर करती है? पोजीशन तो खैर ये जंप कर लेते हैं। लेकिन अभी माइक लगा हुए हैं। नहीं, हम माइक वैसे अगर उतार के कराना चाहें। I don't know if he is in practice or not. अभी हो प्रैक्टिस में? कर सकते हो? अभी नहीं है। अभी नहीं है। प्रॉपर प्रैक्टिस चलें आप प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट टाइम हम जरा प्लान करेंगे। यहीं पे आपकी हम
सोच रहे हैं कि किसी दिन पार्कोर इन द शो। डन आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया होगा। कोई ऐसा लास्टली बस ये बताओ, कोई ऐसा कंपटीशन, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पहुँचना चाहते हो? अक्सर होता है ना किसी खेल को लेके आपको होता है कि यहाँ पहुँचना है। क्रिकेट को लेके पहले कमेंट दे दो, फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। क्या बात है, बाबर का फैन है लड़का। और क्रिकेट ज़्यादा अच्छी लगती है या स्केटिंग? स्केटिंग। तो स्केटिंग में आगे जाना है? स्केटिंग में आगे जाना है इंशाल्लाह। चलें, जबरदस्त, एक्सपर्टीज है जी, गुड लक। थैंक यू वेरी मच अनस, आपने ज्वाइन किया आज हमारे साथ। और जिस तरह हम अक्सर पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे थे, देखें जब आप अपने बच्चे के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ में जाएगा, वरना बच्चा करेगा स्क्रॉल और फिर आप बाद में कंप्लेन करते रहेंगे। तो डोंट कंप्लेन, मेक श्योर दैट अपने टाइम को आपने ऐसे प्लान करना है कि बच्चे की उसमें फिजिकल एक्टिविटी लाजमी शामिल, और फिर बच्चे में जो टैलेंट होता है वो सामने नजर भी आ जाता है। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं स्किन के हवाले से। मर्द ख़वातीन सब अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। तो ख्याल रखना अच्छी बात है, ख्याल रखना, लेकिन इसमें एक मसला है। क्या? हम अगर ख्याल रखना शुरू हो जाएं, अगर हाइड्रेशन का ख्याल रखें, स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी करें, खाना अच्छा खाएं, वेट लॉस करें, लोग कहते हैं ट्रीटमेंट कराया है इसने। साहब मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आप विटनेस हैं। मैं विटनेस हूँ। आप विटनेस हैं। मैं एक दिन गई और मैंने ना माइक्रो नीडलिंग करवाई। अब ज़रा माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो कुछ, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली रिकवरी का टाइम बड़ा कम होता है, बिकॉज हमें ऑन एयर आना होता है नो मैटर व्हाट। तो अगर आप जुम्मे को भी कराते हैं तो कुछ लोगों की स्किन रिकवर थोड़ा टाइम से करती है, तो वो कम्प्लीटली तो रिकवर 2 दिन में नहीं हो पाया। तीसरे दिन में आई, मेकअप लगा लिया, हालांकि मुझे नहीं लगाना चाहिए था लेकिन मुझे ऑन एयर आना पड़ा। लिटरली मुझे सबने पता क्या बोला, इसने तो सर्जरी करा ली। मैंने माइक्रो नीडलिंग करवाई एंड पीपल वर लाइक इसने सर्जरी करा के आ गया। मतलब मैं भी हैरान अच्छा, वो था। 2-3 दिन में जैसे ही वो सेटल हुई, स्वेलिंग एंड आई वाज फाइन, सब ठीक हो गया, तो फिर लोगों को यकीन आया। अच्छा उसके बाद भी अगर आपकी स्किन ग्लो करती, अच्छा इसने फलाना, भाई अगर करवाया भी है किसी ने, उसकी मर्जी, उसकी स्किन है, उसको, उसने जितना पेन लेना है उसने ले लिया, उसका पैसा, उसको अगर लग रहा है कि अपने ऊपर ये चीज़ अच्छी लगती है तो व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें जो टर्म एक यूज होती है ना जी, आप क्यों अंडर द नाइफ गए, तो आज हम इस पर ज़रा डिस्कशन भी करते हैं। अच्छा, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स की बात करेंगे। ज़्यादातर हम लोग कि बहुत सारे बाकी डर रहे होते हैं कि शायद सेफ़ नहीं है, शायद कोई ख़तरा हो सकता है, शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्लस डाउन टाइम थोड़ा ज़्यादा उसका हो जाता है समहाउ। तो आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि कौन से इशूज़ में अंडर द नाइफ, और फिर अंडर द का मतलब ये नहीं छुरी लेके काट ही लेना है आपने, आई मीन जो सर्जरीज होती हैं, या जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर ज़रियाब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। आजकल क्या वाकई ये अवेयरनेस आ गई है कि अच्छा कौन सा प्रोसीजर मुझे कराना है, या कि अभी भी हम ट्रेंड को देख रहे होते हैं कि बस जी किसी ने करवाया था, अच्छा है तो हम भी करवा लेते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज़, फलानी मेडिसिन लो आप भी ठीक हो जाओगे? नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। लोग आके हमें बताते हैं कि हमने यही प्रोसीजर करवाना है, लेकिन हम फिर उनको चेक करते हैं। अगर हमें फ़ील होता है कि ये वाला प्रोसीजर उनकी स्किन के लिए सूटेबल है, तब हम वो करते हैं, नहीं तो फिर हम उनको ऑल्टरनेटिव बता देते हैं कि आप दूसरे प्रोसीजर्स करवा लें। अब जिस तरह फीमेल्स जो हैं वो मोस्टली हमारे पास आती हैं, और उनको फीमेल्स थोड़ी हमारी जो है वो टची होती हैं और उनको ज़रा डर भी लगता है, तो वो मोस्टली यही कहती हैं कि हमें आप इस तरह का प्रोसीजर करें कि इंजेक्शन भी ना लगना, हमें ना लगे, और हमें कोई इस तरह का प्रोसीजर, आप बस मैजिक करें और हमारा पूरा फेस जो है वो चेंज हो जाए। तो वो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि इतना भी मैजिक नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक प्रोसीजर है जिसका अगर आप कहीं से आप करवाते हैं तो वो एक बहुत लॉन्ग सर्जरी उस अंडर जाती है। वो आप उसमें पेशेंट की हम पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसकी और भी जो उसकी जितनी भी हमारे टेस्ट होंगे वो हम करवाएंगे, उसके बाद उसका डाउन टाइम भी काफ़ी प्रोलॉन्ग होगा, और वही प्रोसीजर जो है वो हम कहते हैं लंच टाइम प्रोसीजर हम उसका कर देंगे। तो वो हम 30 to 1 आवर में बिल्कुल वही सेम उसका प्रोसीजर जो है वो हम थ्रेड से या बॉटॉक्स से या फिलर से उसका ऑल्टरनेटिव हम कर लेते हैं। ओके, तो अब इसमें नहीं बॉटॉक्स भी है, फिलर्स भी, एक्सोसोम्स भी है, राइट? एक्सोसोम्स भी हैं। एक्सोसोम्स जो है वो एक अलग चीज़ है, और बॉटॉक्स फिलर्स जो है वो अलग चीज़ है। मेरे पास तो जब भी पेशेंट आते हैं हम उनको कहते हैं कि आपने चेंजिंग की तरफ ना जाएं, जो आपका अपना फेस है आप उसको एनहांस कर लें, ब्यूटी को एनहांस करें, लेकिन आप चेंजिंग ना करें, क्योंकि चेंजिंग करेंगे तो फिर जब आप एक दफ़ा अपनी कोई भी
बनाई हुई अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को चेंज करेंगे तो फिर आप उस चीज़ पे चली जाएंगे। आप कहेंगे अब मेरी नाक भी नहीं ठीक, अब मेरा ये भी आप थोड़ा चेंज कर दें। तो जो आपकी अपनी जो फेशियल अल्लाह ताला ने आपके दिए हैं, आपके फीचर्स जो हैं, उसी को आप एनहांस कर लें तो ज़्यादा बेटर है। लोगों को जो इम्परफेक्शंस होती हैं वो ठीक नहीं, लेट्स सपोज किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है, कोई कभी वो तो मेडिकल है ना, वो मेडिकल है, वो तो ठीक है। हाँ, वो तो हमारे एस्थेटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी लोगों को इतना वो नहीं कर रहा होता। हाँ, जैसे अब कुछ तो फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमारी नाक मोटी है, हमारे फेस पे सूट नहीं कर रही, और इस तरह के केसेस भी हैं। चेंज करते हैं या फेस लेकिन इस तरह के केसेस भी है कि जब उनको उनकी जब, और ये मीडिया पे भी आए इस तरह के केसेस कि जब उनकी चेंज की तो वो उसमें नहीं अच्छे लगे, वो पहले वाले जो उनकी अपनी थी वो सूट कर रही थी उन पे, तो वो चेंज हुई तो उल्टा वो और ही अजीब सी उनकी शक्ल निकल आई। तो देखिए एस्थेटिक्स यही है कि आपने अपनी ब्यूटी को एनहांस करना है, ना कि ये कि आपने उसको चेंज करना है। आप चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको आगे नहीं और अगर आप टाइमली टाइमली जो है वो अगर आप उस चीज़ के पीछे आप एक वर्क है, फॉर एग्जांपल अब आपने वर्क ही करना है अपने फेस पे, टाइमली अगर आप वो कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 20s 30s में आती है फीमेल और उसके रिंकल्स हैं, तो अगर हम उसको उस टाइम मिनिमली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट उससे उसको ट्रीट कर लेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास 40-50s में आती है तो ऑब्वियसली फिर उसके रिंकल्स हम रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो रिंकल्स आना शुरू होते हैं 40s के बाद, और वो कहते हैं हम, और 30s में लोग ये कह रहे होते हैं कि ठीक है हमारी स्किन पे कुछ नहीं है तो हम क्या करें, रिंकल्स को या एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए 30s में जब आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, आपको कौन सी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? यही हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब आप पहले ही वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें कि आपकी रिंकलिंग आए ही ना। उसमें हमारे ये होता है कि हमारे पास मीज़ोथेरेपीज़ हैं, इवन कि PRPs जो आप अभी बताई थी कि माइक्रोनीडलिंग PRP है, वो भी नेचुरली आपकी जो है कोलेजन की स्टिमुलेशन करती है, जिससे अगर आपकी रिंकलिंग जो है 30s में आनी है और अगर आप प्रोसीजर्स 25 या 30s में स्टार्ट कर रहे हैं तो जो आपका 35-30s में आनी है वो उसका टाइम थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो फिर आपको 40s में 50s में होंगी। और कुछ केसेस में हमने ऐसे भी देखा है कि जब हमने उनको प्रिवेंटिव मेजर्स पे ट्रीटमेंट दिए हैं तो उनके 50s तक माशाल्लाह कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थे फेस में। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे देखें स्पेशलिटी होती है हर डॉक्टर की, ऐसे में फेस के इश्यूज़ के साथ या इवन हेयर फॉल के इश्यूज़ के साथ हमें ये कैसे डिटर्मिन करना चाहिए कि अच्छा हमें फ़लाँ डॉक्टर के पास जाना है? बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि एक ही क्लिनिक पे सब कुछ अवेलेबल होता है, एक ही डॉक्टर होता है, वो सब कुछ ही कर रहा होता है। तो इस पर सवाल उठता है कि आई मीन हाउ? आप पहले तो उनके रिव्यूज़ देख लेना अगर तो उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, पेड रिव्यूज़ होते हैं ना, नहीं इतने भी नहीं। अब हम कितने पेशेंट्स को बिठा के पेड रिव्यूज़ दे देंगे, और रिव्यूज़ इस तरह भी होते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होते, आपको बाकायदा पेशेंट हमारा, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास से एक पेशेंट ठीक होकर गया तो मतलब कि अब उसकी पूरी फैमिली, उसके इन लॉज और उसके जो भी दोनों फैमिलीज़ हैं वो सारे हमारे पेशेंट बनेंगे। और हमारे पास पेशेंट ही अपने पेशेंट्स को लेकर आता है, हमेशा पेशेंट आगे जाके गाइड करेगा कि आप उसके पास जाएं, हमारा ये इशू वहाँ से ठीक हो गया, तो पेशेंट जो होते हैं वो आते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि आप किसी से आसपास पूछते हैं तुमने कहाँ से करवाया, वो कहेगा जी मैंने वहाँ से कराया, अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, रिजल्ट भी नजर आ रहा होगा, तो हम वहीं चले जाएंगे। आप डिग्री के साथ रिजल्ट्स भी होते हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके पास डिग्रीज होती है उनके रिजल्ट्स नहीं होते, ऐसा ही है दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन डिग्री के बगैर रिजल्ट पे हम वो भी दिया है, वो आप ये होता है कि 90% पेशेंट उनके ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसा खराब होगा कि वो ठीक नहीं कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली आपने दोनों चीज़ देखनी है, और जहाँ से पेशेंट को सेटिस्फेक्शन हो, बेशक उसको जिस मर्जी बंदे से सेटिस्फेक्शन हो रही है उसको वहीं से करवाना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और वो बेशक जाके लंदन, UK, दुबई जहाँ से भी करा लेगा, अगर उस औरत को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो उसको रिजल्ट आएगा ही नहीं। अच्छा हाँ, वो अंदर से भी होता है ना, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तो आपके रिजल्ट्स नहीं आते। डॉक्टर साहब, क्या ये भी होता है कि जो प्रोसीजर्स बहुत महंगे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सोसोम्स पे हम देख लेते हैं कि अगर 1 बिलियन है या 5 बिलियन है, 10 बिलियन टिल 100 बिलियन ज़रा उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। सो अगर आप 100 बिलियन पे या 50 बिलियन पे चले जाएं तो आपके माइंड में होता है चूँकि जी मैंने इतने पैसे दिए हैं और मैंने 100 बिलियन लगवाया था तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने चाहिए। एंड सम हाउ शायद एक्सोसोम्स भी ऐसे हैं कि वो हर पेशेंट पे उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है। सो ऐसे पेशेंट्स कहते हैं कि इतने पैसे लगाए, इतने बिलियन लगवा लिए, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। और ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जब तक आप हमें फुल इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, या हमें बहुत कॉस्टली लगाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एक चीज़ जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिक्स भी बहुत मेन चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई आएगा और हम उसको बिल्कुल चेंज करके एक और चीज़ बना देंगे।
थोड़ा बहुत आपकी डाइट, बल्कि बहुत थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आपका डाइट जो आप ले रहे हैं, जो आप इंटरनली जो आप ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके फेस पे नज़र आता है। उसके साथ फिर ट्रीटमेंट्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स के साथ केयर होती है, केयर के साथ मेडिसिन होती है। हर चीज़ जब आप करते हैं तब रिज़ल्ट आता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारे पास आएँ और आप कहें कि अच्छा अब हमने इंजेक्शन लगवा लिया, वापसी पे हम बेशक चीज़ और बर्गर्स और जो मर्ज़ी खा लेंगे तो एक्नी तो फिर होगी। अगर आप इस तरह, मतलब सिर्फ एक्नी सिर्फ एक वन ऑफ द कॉज नहीं है कि मतलब कि आप सिर्फ खाना से एक्नी हो रही है, लेकिन एक तो उसमें से कॉज है ना कि आप स्ट्रेस को भी आपने कम अपने करना है। आप जैसे अब एक्सोसोम्स कह रहे हैं हेयर्स के लिए है ना, तो हेयर्स का सिर्फ फेस के लिए भी तो है, फेस के लिए भी है। हेयर्स का फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं तो हेयर फॉल सिर्फ एक्सोसोम से क्योर नहीं होगा, आपको अपना स्ट्रेस भी कम करना पड़ेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी है आपके अंदर, आपको उसको भी क्योर करना पड़ेगा। साथ आपको अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको हम शैम्पू देंगे, कोई सीरम्स देंगे, वो सारा कुछ होगा तब उसका रिजल्ट आएगा। गट को तो आपको बेहतर रखना है, बिल्कुल। यू आर व्हाट यू ईट किसी वजह से कहा जाता है। तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है, क्रैश डाइटिंग पे आप जा रहे हैं, तो आपका हेयर फॉल होगा नो मैटर व्हाट। जी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट भी थ्रू आउट लेना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहबा आजकल बहुत ट्रेंड है ना ये चीक फिलर्स का, कि ये पॉपअप करने चाहिए और लग भी बड़े प्यारे रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है काफ़ी सारे लोगों पे ये भी ट्रेंड है ओवरऑल, या ऐसे ये पाकिस्तान में ट्रेंड सिर्फ शुरू हुआ है कि वो एक एक्ट्रेस को देखते हुए सबने कराना शुरू करके उसके फेस पे अच्छे लग रहे हैं तो हम भी करवा लें। तो ये हमने देखा है कि राउंड फेस और साथ में थोड़ा सा भरा हुआ फेस। असल में हर ट्रेंड जो होता है वो एक टाइम के लिए आता है। अब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इसको डिसॉल्व करवा रहे हैं, बिकॉज वो एक टाइम था ना डॉक्टर साहब, हम देख रहे थे कि शार्प जॉ लाइन और चीक जो है वो बिल्कुल अंदर कंटोर हुए हुए एंड ऑल दैट। तो एकदम से ये ट्रेंड हमने चेंज करते देखा कि वो अब लोग कहते थे जितनी पतला है वो, तो फेस को ना भरना शुरू हो गया। जी, वो पहले भरना शुरू किया उन्होंने, लिप फिलर भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया। हर दूसरे लोग, अब हमारे पास पेशेंट आते थे वो कहते थे अब हमें लिप फिलर आप लगा दें या चिन फिलर लगा दें, लेकिन अब लोग जो है वो डिसॉल्व करा के, वही मैं आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि नेचुरल प्रोसीजर्स की तरफ लोग जाना शुरू हो गए कि अपनी ही ब्यूटी को एनहांस करें और अंडर द नाइफ ना जाएं, ताकि टाइम पीरियड भी थोड़ा कम लगे। और बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं ना, आपने हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, अगर आप सर्जरी करवाते हैं उसका पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट हो कि जो हमारी अपनी नेचुरल ब्यूटी भी हो और उसमें बिल्कुल एक रोबोटिक फेस भी ना लगे, मतलब 100% भी फेस इस तरह लगे कि आपके एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाएं। तो लोग अब नेचुरल की तरफ जाने लगे और पाकिस्तानी जाने लगे। लेकिन वो अंडर द नाइफ तो नहीं गए लोग, वो तो फिलर से जिससे पॉप, लेकिन अब वो उसको भी वो कहते हैं ना कि फिलर भी हम ना लगवाएं तो हम एक्सोसोम्स करवा लें या हम स्किन बूस्टर्स लगवा लें, वो नेचुरल हो जाएगा ना। तो फिलर्स तो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल लुक देता है ना। क्या गोरे रंग का जमाना पुराना हो गया? नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं होगा। तो बड़ा मसला है फिर लोग तो अभी भी हमारे पास आते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अवेयरनेस इस तरह हो गया कि जिस तरह अब हमारी जेनजी जो है जनरेशन, वो अब कहती है कि हम अपने बॉडी शेमिंग ना हो और अपने कलर में भी वो सेटिस्फाई हैं। लेकिन हमारी जो पुरानी जनरेशन है जिन्होंने शादियों के लिए बच्चों को रखना होता है, तो वो कहते हैं कि गोरा रंग होना चाहिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गोरा नहीं, क्लियर। जैसे आपके मार्क्स हैं, अगर स्कार्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो वो आप लाजमी करवाएं, वो तो एक चीज़ है जो कि आपको करवाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपकी टोन बिल्कुल चेंज हो जाए। वो आई थिंक वो ऐसे है कि जो आपकी एक्चुअल टोन थी उस तरफ आप चले जाएं किसी तरह से, जो कि आपने गर्दो गुबार में ख़राब कर लिया, जो आपको धूप लग गया है, बच्चों जैसे बच्चे होते हैं ना, तो नेचुरली एक टाइम पीरियड आता है जिसमें हर बच्चे का रंग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही वो अपनी टीनेज में जाते हैं, वो थोड़ी केयर करना शुरू करते हैं। इवन के सिंपल एक आप अपनी केयर में सन ब्लॉक हो गया, मॉइस्चराइजिंग लोशन हो गया, साथ कोई अच्छा सा नाइट सीरम जो आपको सूट कर रहा है वो आप यूज़ कर लें। ये 3-4 चीज़ें, फेस वॉश वगैरह, ये 3-4 चीज़ें अगर आप यूज़ कर लें तो उससे बहुत ज़्यादा आपका जो अपना नेचुरल कम्प्लेक्शन है वो अच्छी टोन में आ जाता है। तो दैट्स वेरी इनफ। क्या ऐसा होता है कि किसी ने अपनी डाइट अच्छी रखी, वैसे ख्याल रखा अपना, हाइड्रेशन, वेट लॉस किया, नेचुरली आपके फीचर्स इन्हांस हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने कुछ करवाया है? ऐसा होता है नेचुरली, और मैं खुद इसकी एग्जांपल हूँ। जब मैं मैट्रिक में थी तो आई वाज वेरी बल्की, तो अब लोग फिर यही कहते थे कि अब तो ये इसी फील्ड में चली गई तो इससे तो बहुत कुछ किया होगा। सीधा कहते होंगे ओज़ेम्पिक लगवाई है, ये फलाना किया है। लेकिन ओज़ेम्पिक भी अगर आप लगवा रहे हैं तो उसके साथ मैं अपने क्लिनिक में लगा रही हूँ ओज़ेम्पिक, तो उसके साथ पेशेंट को पूरा एक हम डाइट चार्ट बना के देते हैं। सिर्फ ओज़ेम्पिक से रिजल्ट नहीं आता, आप डिटरमिन करते हैं किसको रिक्वायर्ड है, किसको रिक्वायर्ड नहीं है, और पूरा एक डाइट चार्ट होता है ना। अगर आप ओज़ेम्पिक लगवा के आप कहें कि अच्छा हमने इंजेक्शन लगवा लिया और अब बस हम जो मर्जी खाएं तो हम पतले हो जाएंगे, वो कभी भी पेशेंट पतला नहीं होता। तो जाता ही नहीं है।
हाँ, लेकिन वो पतला नहीं होता ना बंदा, वो कभी हो ही नहीं सकता। हम पूरा डाइट चार्ट बताते हैं, लेकिन खाना भी होता है उसके साथ, आप बिल्कुल नहीं। उसके साथ आपका 5 मील प्लान हम देते हैं, वो बाकायदा कंपनी की तरफ से हमें आता है। वो हमने पेशेंट को BM जो उसका बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो हमने उसका कैलकुलेट करके और फिर हमने पेशेंट को बताना होता है, और उसमें डाइट आपने कंट्रोल करनी होती है। लेकिन उसके वो ये है कि आपको फील ऐसे होता है कि आप फुल हैं तो आपको खाने की अर्ज नहीं होती, लेकिन आपने उतनी अगर आप वो अर्ज अपनी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके फेस पे वो विजिबल होगा। सही बात। लेकिन आपने ऐसे बहुत केसेस देखे जहाँ पे सिर्फ नॉट जस्ट ओलंपिक, अदरवाइज जहाँ पे आप एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो नेचुरली आपकी बॉडी टोन होती है और स्किन अच्छी होती है, ग्लो करती है। बिल्कुल, आपका फैट जो है देखें आपकी नोज़ पे भी है, हर जगह है। जब आपने फुल अपना बॉडी वेट कम किया है तो वो पूरे फीचर्स आपके चेंज हो जाते हैं। और लोगों को फिर अब आजकल लोगों को ये लगता है कि उस बंदे या बंदी ने सिर्फ वेट कम करने की वजह से और अपना केयर अच्छी करने की वजह से या हल्का फुल्का स्किन बूस्टर्स जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं वो लगवाए होते हैं, लेकिन आवाम हमारी कहते हैं कि नहीं इन्होंने जो है वो सर्जरीज करवा ली, लेकिन वो सर्जरीज नहीं होती, वो नेचुरली प्यारे लोग हैं। ये अच्छा था, हम सब नेचुरली प्यारे हैं, ये तो आप आंख होती है ना, कहते सारे ही प्यारे हैं, बस आप ऑब्वियसली आजकल पोल्यूशन ओन करना चाहिए ना अपने आप को, ओन अगर कर लें तो फिर तो हर इंसान प्यारा है। हाँ, अगर सनबर्न हुआ है तो गलती आपकी अपनी है, अल्लाह ने तो आपको प्यारा ही बनाया। अब हमारे पास मेल्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमसे कुछ लगाया नहीं जाता, तो मैंने कहा फिर मैं आपको क्या बताऊं फिर मैं आपको क्या बताऊं, ना सन ब्लॉक हम लगा सकते हैं, ना हम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, ना हम नाइट सीरम, हम कौन सी फीमेल्स हैं कि हम करें। तो मैंने कहा ये तो स्किन है, आपको करना तो होगा, लेकिन मेल्स बेचारे यही कहते हैं, फीमेल्स लगा लेती हैं 8-9 क्रीम। अगर कोई इतना कॉन्शियस है कि वो आपके पास पहुंच गया ना, तो उससे फिर ये AM PM रूटीन तो कर लेनी चाहिए, लेकिन कम है मेल्स, कम है, बट स्टिल जो है फिर वो बहुत अच्छे लेवल पे भी कर रहे हैं। अदनान जफर देख लें, कैंडॉल जिस लेवल पे वो अपना ख्याल रख रहे हैं स्किन का, वो फिर पूरे मेल्स के लिए उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है कैसे स्किन केयर करनी चाहिए। आज डॉक्टर साहब भाई जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एक्सोम्स में भी ज़ाहिर है वो ग्रोथ फैक्टर्स को बूस्ट प्रॉब्ली कर रहा होता है, कुछ नेचुरल तरीके और भी होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसको इन्हांस करें, बूस्ट करें, कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसा ख्याल जिससे आपकी स्किन थोड़ी बेहतर हो, एजिंग जरी स्लो हो जाए? उसमें आप मल्टीवाइटमिन्स ऐड कर सकते हैं, आप कोलेजन आजकल बहुत है इन हो गया है, उसमें पाउडर कोलेजन पाउडर है वो आप ऐड कर सकते हैं। और ना हमारे पास एक कैस्केड ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है, या आप स्टेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट बोल लें। अब सबसे लोअर लेवल पे है ना वो है PRP, ठीक है। आप सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आएगा, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आप एक्सोसोम करा लें, We'll start with PRP, ठीक है। फिर PRP से आप देखते हैं, PRP आपका अपना ही नेचुरली आपका ही ब्लड है, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है, उसमें से PRP हमारा जो सीरम है वो बन जाएगा, उसका कोई हमने आर्टिफिशियल उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। फिर PRP के बाद हमारे पास आ जाते हैं वॉयल्स आती हैं जिसमें स्टेम सेल्स हैं, काफ़ी कुछ होता है, ग्लूटाथायोन की होती हैं, जिसको जो प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, वैसे PRP हेयर फॉल में तो काम ही नहीं करता? नहीं, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पेशेंट जिनको करती भी है काम, अच्छा अपनी, लेकिन एक टाइम लिमिट है ना कि कितने टाइम लिमिट में आपने करनी है, कितनी एज है पेशेंट की, एज के अकॉर्डिंग क्योंकि पेशेंट का अपना ब्लड है। बट जो स्किन है ना फेस पे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब जिस तरह आप कह रहे हो कि फेस का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, हमारे पास कुछ पेशेंट है वो कहते हैं हेयर्स का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, उनको फेस का नहीं आया। ये भी एक बहुत बात होती है कि आपको सूट क्या कर रहा है, ये बड़ा दुरुस्त है, किसी को सूट करेगा, किसी को सूट नहीं एक सिंपल सी आप 100 रुपए की क्रीम ले लें, एक बंदे को वो 100% सूट कर जाएगी और दूसरे को उससे साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो ये सूट करने के बाद भी बहुत होती है। हमारे पास पेशेंट आती है, 2 बहनें हैं, उनको हमने सेम ट्रीटमेंट दिया है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट है, वो बेस्ट फ्रेंड्स थी, मैंने उनको बाकायदा दिखाया, मैंने कहा यही, वो कहती नहीं आपने उसको कुछ और लगाया, मुझे कुछ और लगाया। नेक्स्ट टाइम मैंने उनके सामने ओपन की, मैंने कहा यही आपको भी लगा रही हूँ उसको। अब एक को इतना ग्लो और बिल्कुल उसका फेस ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हमने मैजिक कर दिया, और दूसरी को 0 रिजल्ट। फिर वो हाँ, अब उस दूसरी को एक और सीरम से रिजल्ट आ गया। अच्छा ओके, आ गया ना रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट आता है तो फिर वो हमारे पास दोबारा आती है, नहीं तो दोबारा औरतें नहीं आती, तो वो डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने कहा ना PRP से स्टार्ट करते हैं, सबसे जो ऊपर जो हाई एंड है वो कौन सा है? हाई एंड वही ट्रीटमेंट होता है जिसकी हाइप ज़्यादा होती है। अब आजकल फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन बहुत हाइप पे हैं, ओके, और बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं। अब तो पाकिस्तानी कंपनीज से भी, आपने जो एक कंपनी का नाम लिया वो तो इंटरनेशनल है ना, तो अब पाकिस्तानी कंपनीज ने बना लिया, तो अब लोग बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, वो फेस पे भी उसके रिजल्ट्स आते हैं? फेस पे फिर ओवरऑल आपकी बॉडी जब फैट कम करेगी तो वो फेस पे भी आता है। ओके, और उसके साथ जो आप देना चाहती हो हमारे देखने वालों को, आप इतने पेशेंट्स रोज देख रही होती हैं, आप देखते हैं चाहिए गलती अगर ना करते तो शायद मेरे पास भी ना आते,
मैं ही नहीं कहता पट्टा बैठ जाए आप तो, लेकिन अदरवाइज मैं हमेशा टिप देंगी ये वाली टिप वैसे देंगी नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप जब आपकी एक एज हो जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 30s 40s में ही आपको याद आए कि स्किन भी हमारा कुछ है। आप सन ब्लॉक, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग लोशन और अच्छा सा कोई सीरम जो आपको सूट करता है, 4 चीजें ये आप लाजमी अपनी डाइट में ऐड कर लें। डॉक्टर साहिबा फिर आपका क्या होगा? हमारे पास फिर भी आएंगे क्योंकि उनको पता है कि इतनी नसीहतें करने के बाद फिर भी नहीं करेंगे। ये करने के बाद भी जरा एजिंग तो होनी है, रिंकल्स ने आना, चीजें होती हैं, सब एक्ने या पिंपल या मेंटेन तो करना ही है, मेंटेन तो करना है, फिर अवेयरनेस भी है, तो लोग जा रहे हैं। सब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। बात करते हैं सस्टेनेबल फैशन की। इस कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता बहुत सारे लोगों को। हमें क्या होता है शुएब, आपने अक्सर देखा होगा, एक सूट लिया, उसको बस रखा हुआ अलमारी में, यूटिलाइज भी बड़ा कम होता है, नया इवेंट आया, नए कपड़े ले लिए। अब देखिए कि हमारे इन्वायरमेंट पे इस पे कितना बुरा असर होता है। हम इन्वायरमेंट की बात करें कि अपनी अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं, हमारी बजट पे, हमारी पॉकेट पे ये कितना भारी पड़ता है, हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं हो रहा होता। इसमें सादी सी बात है कि अभी आप जाएं ना अपने वार्डरोब में, उसे खोलें, उसमें आई एम श्योर बहुत से कपड़े ऐसे होंगे जो कि आपने पूरे सीजन में नहीं पहने होंगे। अच्छा शुएब, शुक्र है कि मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया है। देयर वाज अ टाइम जब मुझे कपड़े भरने का बड़ा शौक था, ये इतने कपड़े उतने, अब जो मुझे नहीं पहनने होते ना, अभी भी आई एम यंग बट मैं ये करती हूँ कि अब मैं निकाल के या दे देती हूँ किसी को, या मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ। दुपट्टा चेंज कर लिया, ट्राउज़र चेंज कर लिया, ज्वेलरी एसेसरीज के थ्रू, तो वो उस तरीके से आप उसको देखें, आप दोबारा पहन सकते हैं, एक तरह से उसके रीस्टाइल कर सकते हैं उसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। एंड देन मैंने ये नोट किया कि मेरे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो आज बात करते हैं सस्टेनेबल फैशन की, कि किस तरीके से इस वक्त जो कपल हमारे साथ मौजूद है, जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं अपने बिजनेस को, उसमें यह है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है ये उससे कपड़े बनाते हैं। और लिटरली हमने एक जगह पे वो शर्ट किसी को पहने देखी थी, एंड वी वर लाइक कि इतनी खूबसूरत शर्ट है, और हमने लाइक वाओ वाओ लिटरली। तो वो उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। हमें जस्ट नहीं पता आस्क्ड हर कि अच्छा ये कहाँ से आपने ली, जब उन्होंने बताया जी वहाँ से मंगाई, और जब उन्होंने ये कहा जी वो वेस्ट मटेरियल से बनवाते हैं, वी वर लाइक दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। नॉर्मली देखें होता है ना कि कॉन्सेप्ट होता है, बात हो रही होती है, डिस्कशन भी होती है, बट इन एक्चुअली होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। और इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें जो लोकल आर्टिजन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, यानी आप उनको आइडिया देते हैं, उनको आप मटेरियल देते हैं, और वो उसको फिर एक ऐसा ज़बरदस्त पीस बना के भेजते हैं ना कि आप कहते हैं वाह। एग्जैक्टली। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं इस जबरदस्त से कपल से। और हमें क्यों लगाते साथ ये कपल ही है, तो क्योंकि भाईजान जरा खामोश थे। तो हमने कहा कि आप दोनों आपस में लाइक हस्बैंड वाइफ, हमने कहा पता है क्यों कहने का, क्योंकि उनके जो मियाँ साहब है खामोश सना खान और सैयद फराज अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही। हाँ, खामोशी बाहर वालों के लिए जरूरी है। बर्तन घर में बचते रहते हैं। शादी को कितने साल हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल। माशाल्लाह। 15 साल में लड़ाई हुई है तो मनाया किसने है? मैं जरा एंडोर्समेंट चाह रहा था। लड़ाई होती किस बात पे फराज साहब? बड़ी बड़ी छोटी बातों पे होती है, और जो बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये किन बातों पे लड़ाई हो रही है, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनती। तो फिर आप कहते हैं आई एम सॉरी, फिर मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि आई कांट विन एक्चुअली। हस्बैंड्स कांट विन एक्चुअली। या बिल्कुल। लेट मी पुट इट इन दिस वे। मुझे लगता है कि हार के भी मैं जीत जाता हूं। तो ओए ओए हैवी। अच्छा, ये जुमला इतना अच्छा इसलिए भी कहता हूं कि देखिए दोनों माशाल्लाह पढ़ाते हैं, आप एनसी में पढ़ा रहे हैं और आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, माशाल्लाह पढ़ा भी रहे हैं, साथ इसको लेकर भी चल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं जो सस्टेनेबल फैशन कॉन्सेप्ट था, किसके दिमाग में पहले आया? काफ़ी अरसे से था। जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो हम काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रहे थे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स अपने आप को टर्न कर रही हैं। और जब 2018 में हम अपनी डिग्रीज़ ख़त्म करके, फराज अपने मास्टर्स की डिग्री ख़त्म करके वापस आए, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में वो प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, बट वो सर्कुलेट हो रहा है इन द फिटर्निटी। बट अगेन कमिंग इनटू अ पाकिस्तानी सोसाइटी वेयर वी आर जज्ड बाय आवर स्टेटसेस, और फिर हम जज करते हैं एक दूसरे को कि यार ये कपड़ा रिपीट हो गया है। मैं खुद
टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पॉइंट तक था कि जी ये ना फलां की शादी में पहन लिया था, अब उसी में वो गेस्ट आएंगे तो वो नहीं पहनना चाहिए। सोशल मीडिया पे इसमें तस्वीर है तो अब दोबारा कैसे अपलोड कर सकते बिल्कुल, हैं? ये हमारे दिमाग के मसले, ये बहुत दिमाग के मसले हैं और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थे। तो 2019 में लकीली शायद अल्लाह मियाँ हमारे साथ थे और उनको ये करना था कि हम कुछ पाकिस्तानी फ्यूचर या पाकिस्तानी जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए इसको बेटर बना सकें। एज अ ह्यूमन हमारा एक तरीका होता है, पहले हम अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने बर्बाद कैसे कर दिया, अब इसको सही कर लेते हैं। सो हमने उसमें से थोड़ा सा एक इनिशिएटिव ये लिया कि 2019 में एक मूवमेंट चली थी 14 अगस्त को, नो प्लास्टिक मूवमेंट। सो हमने अपना आगाज़ वहाँ से किया। हमने एक टोट बैग सिया जो टेक्सटाइल वेस्ट से था, फिर उसमें हमने मल्टीपल मटेरियल्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया एंड कोविड तक हम सिर्फ टेक्सटाइल वेस्ट टोट बैग्स कर रहे थे विद वेरेबल आर्ट मूवमेंट्स, क्योंकि फराज का ताल्लुक फाइन आर्ट से है। सो एंड मैं फैशन डिज़ाइनर थी बाय डिग्री, तो हमने उसको कंबाइन करा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें हुआ कि टोट बैग्स के साथ साथ ये चीज़ बेसिकली सर्कुलर फैशन में आनी चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट कि ज़रूर देखें, एज अ सब कॉन्टिनेंट हम वी आर अ वेरी सस्टेनेबल नेशन। हमारे दादाएं और नानियाँ, इवन माई मदर यूज टू सर्कुलेट आवर क्लोथ्स फॉर एजेस, के मेरी शर्ट थी जो मेरी बहन को मिल गई थी, फिर मेरी बहन की मेरी भांजी को मिल गई थी, और फिर वो जब तक पोछा नहीं बन गई थी वो नहीं गई। बट इन द करंट टाइम हम बड़े मटीरियलिस्टिक और बहुत स्टेटस कॉन्शियस हो गए। सो तो पोछा वाला कॉन्सेप्ट वेंट बैक। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में आज देखें तो आपको इवन अपने फर्नीचर में, अपने वार्डरोब में, अपने खानों में, अपने प्रेजेंटेशंस ऑफ फूड में भी वो 50 साल पुरानी रीति रिवाज, वो तरीका जिसको अब हम कंटेम्प्रेरी फैशन या कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स कह रहे हैं, वो वापस आता जा रहा है। बिकॉज हिस्ट्री की एक और फैशन की एक फिलॉसफी है कि आफ्टर 50 years इट रिपीट्स इटसेल्फ। बट हम जो थे, हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से चले थे कि हमने पाकिस्तान को और आने वाली जनरेशन को जो सिर्फ बातों पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक सर्कुलर फैशन एनवायरमेंटल पॉइंट से देना चाहिए। तो हमने इसको शुरू किया, हमने धुंधली ज़मीन इसका नाम रखा कि हमने ज़मीन को धुंधला कर दिया है और अब हम उसमें से ही अपना सामान निकाल रहे हैं। फिर इंटरकनेक्शन इस तरह आया कि जी थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि जी सेंट्रल प्रोविंसेस में जो हमारा सिंध बनता है और पंजाब बनता है, उसके आर्टिजान्स आर डाइंग ऑफ, उनसे काम नहीं लिया जा रहा। एक लिमिटेड पैटर्न है जो चल रहा है, सिंध में ब्लॉक प्रिंट बड़ा फेमस था। वी कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ आर्टिजान्स इन बिच्छा, वहाँ से हमने अपने आर्ट्स उनको दिखाया, उनके वेजिटेबल डाइट्स को समझा, इको ट्रांसफॉर्मेशंस को समझा, और करते करते हम सेंट्रल पंजाब तक आ गए, जहाँ हमें एक सर्वे के थ्रू पता चला, पर्सनल सर्वे के थ्रू, कि जी एक ज़माने में यहाँ पे बहुत खड्डियाँ हुआ करती थी जो बेहतरीन आपका ब्रोकेड और अच्छा वूल जनरेट करते थे। और बहावलपुर हमेशा से आप लोगों को याद है कि चुनरी के लिए मशहूर था, बहुत फेमस था, गोटे के काम और चुनरी, एंड इट इज़ ऑल डाइंग पार्ट। हम चिकनकारी हमारी ख़त्म हो रही थी, तो एक कॉन्वर्जेशन में मुझे पता चला कि एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें आर्टिजान्स बैठते थे और वो एंसेस्ट्रल थी, उनकी फैमिली दर फैमिली चल रही थी आज़ादी से पहले से। एंड आज पॉइंट ये आ गया था कि उनके पास काम नहीं था और अपना घर चलाने के लिए उन्होंने उस आखिरी खड्डी को भी आग लगा दी थी। तो उससे फिर हमने कनेक्ट करना शुरू किया कि लेट्स सर्च। हाँ, हमारा एक रूल था, वो ये था कि हम टेक्सटाइल वेस्ट ही को लेकर चलेंगे, और उसके अलावा हमने फैक्ट्रीज में देखना शुरू किया, हमने मार्केट सर्वे करने शुरू किए कि कौन लोग हैं जो उस टेक्सटाइल को डंप कर रहे हैं। सही। जिस तरह एज अ थर्ड नेशन कंट्री हम बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एक टेक्सटाइल लैंडफिल हो गए थे। ठीक है, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो कराची में एक ज़माने में मैंग्रोव्स बड़े फेमस होते थे, और आपके सर्बियन बर्ड्स और आपके साइबेरियन बहुत सारे और विंटर बर्ड्स की नस्लें वहाँ आया करती थी। सही। Once we started the denim industry and we got globalized with the fashion, आज वहाँ पे सिवाय स्मेल के, चोक्ड लाइंस के कुछ नहीं है, और वो बर्ड्स अब नहीं आती यहाँ पे। लेकिन इसमें लेट मी ऐड, क्योंकि हम इस पर देख रहे मैंग्रोव्स पे उन्हें फिर काम हुआ जी, लास्ट 2-3 इयर्स में देखा मैंग्रोव्स पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, फिर वो बर्ड्स वापस आना शुरू हुए। तो देखिए, जब आप सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। और उसकी थोड़ी सी कभी कभार हमें ना
माइन्यूट वे में करनी पड़ती है, है, एक्सपोजर करना पड़ता है। बिल्कुल। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस मैंग्रोव्स को हम क्लीन करते जा रहे हैं क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है। तो हमने धुंधली ज़मीन को इसी तरह रखा और अभी तक का यही टारगेट है। सो सैदपुर में प्लेसमेंट की रीज़न भी यही था कि वहाँ के आर्टिजान्स को भी कनेक्ट किया जाए। इस्लामाबाद इटसेल्फ बैक इन द एजेस वाज अ विलेज जहाँ से हरीपुर कनेक्ट होता था, एबटाबाद कनेक्ट होता था। तो being in the center now has made it easier for us. तो लोग कनेक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते ना। मार्केट किस तरह से आपने इसको करना शुरू किया? बिकॉज लोगों को इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है एंड देन एक्सेप्टेंस एंड देन जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि लोग जाते हैं ना जी फलाने ब्रांड के पास जाएं, बिकॉज हम ब्रांड कॉन्शियस भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गए। सो ऐसे में एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, इन चीज़ों पे कैसे काम किया? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया एक्चुअली। Okay. इसकी वजह कि मैं इसको एज एक पैशन प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ और मेरा मकसद भी ये है कि जाहिर सी बात जो आप माशरे में चीज़ें कम होती हैं और जब कम होती हैं तो लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं जाहिर ये एक समझें एक मेरा एजेंडा है टुवर्ड्स एक सोसाइटी के लिए कि एज एन आर्टिस्ट मैं काम कर रहा हूँ। मुझे एज ए फैशन नहीं पता ये, क्योंकि मेरी गंगा थोड़ी उल्टी बहती है। तो हम इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अभी सना ने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी रिवर्स मटेरियल पे है एक्चुअली। ये अगर देखा जाए इसका फ्रंट सामने वाला है और बैक वो है जो यूज़ जब वो ब्लॉक प्रिंट्स करते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं। तो वो जो अनइवन सरफेस है मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमारी थोड़ी सी चीज़ें ना रिवर्स हैं क्योंकि हम इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बाकी इन टर्म्स ऑफ जो आपका सवाल है कि किस तरह लोगों को पता चलता है, आई थिंक इंस्टाग्राम का एक पेज है प्लस स्टूडियो है जिसको आप शॉप कह सकते हैं। हमारा जो क्लाइंटेल है बड़ा नीश मार्केट है क्योंकि हर कोई ये कॉन्शियस फैशन की तरफ आता नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है उनको शायद वो इम्परफेक्शन को इतना पसंद करना आई थिंक थोड़ा मुश्किल होता है। पर ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, जो हमारे बायर्स हैं वो आते हैं और इसी तरह मार्केट होती है हमारी। और उसमें देखिए दो तरह से लोग आते हैं ना, एक वो जो कि आएंगे कि जस्ट टू हैव वन आर्टिकल फ्रॉम योर स्पेस कि चलो जी हम कह सकें कि हमारे पास एक यहाँ से भी आर्टिकल है। वो होते हैं ऐसे कॉन्शियस लोग जिन्हें हर ब्रांड का ही चीज़ चाहिए होती है तो वो आपके पास भी आते हैं। फिर एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हमने आपके पास ये है ना, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्चुअली कि सस्टेनेबल फैशन की तरफ हमें बढ़ना है। सो ये जो दूसरे वाले लोग हैं ये कितने ज़्यादा कनेक्टेड हुए हैं आपके साथ? आई थिंक इसका जवाब सना ज़्यादा बेहतर दे सकेंगी। दूसरे वाले वर्ड ऑफ माउथ से जब आए, let's say out of 100 we have 20% of that clientele that is coming to us, but वो बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है कि अगर उन्होंने गारमेंट ख़रीदा है तो उसको परखा है, उसकी क्वालिटी को परखा, क्योंकि हम क्वालिटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इवन जो हम वेस्ट टेक्सटाइल ले रहे हैं वो हाई 100% कॉटन लॉन, 100% कॉटन, 100% वूल वही ले रहे हैं। तो उन्होंने जब उसको परख लिया तो वो फिर पीछे नहीं हट रहे, वो फिर वो फैमिली टू फैमिली भी जा रहा है। बात और भी मैं बताऊं, हमारे जैसे होता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि आपका अब नेक्स्ट क्या आएगा, हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। इसकी वजह तो जो स्टोर में जो अभी हमारा कपड़े लगे हुए हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे हम नए प्रोड्यूस नहीं करते, क्यों हमारी सीरीज या कोई इस तरह के नहीं। वो नहीं है कि ये स्प्रिंग कलेक्शन है, ये समर कलेक्शन है, ये ऑटम कलेक्शन है। फकत हमारा एक ही चेंज होता है ना सीजन के। जी फैब्रिक तो सारे फैब्रिक्स होंगे आपके पास। जी और फकत एक ही मास्टर जी हमारे, एक ही आप आएंगे तो एक ही वो है और वो ही प्रोड्यूस करें, मास प्रोडक्शन है ही नहीं। जब तक वो चले नहीं जाएंगे सारे कपड़े हम दोबारा और नहीं बना सकते। अच्छा, लेकिन डिजाइन्स में कैसे चेंजेस लाते हैं? बिकॉज विद टाइम डिजाइन्स भी तो चेंज होते हैं, लोगों को भी डिफरेंट कुछ देखना होता है, उसको कैसे डिज़ाइन वो इस तरह भी चेंज हो जाते हैं कि जो हमारे पास फैब्रिक आता है ना वो इतना डिफरेंट होता है। जैसे बहुत सारी कंपनी ने आपने लोकल बनवाया, उसका 200 मीटर बच गया, वो हम परचेज कर लेते हैं लोकल मार्केट से। तो वो उस मटेरियल के अंदर ही इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि हम जो कुर्ता बनाते हैं वो एज ए डिज़ाइन वाइज खुद ही मुनफरिद होता है, बिकॉज़ कॉपी उसकी होती नहीं है। जी बिल्कुल। और हमारे सारे पीसेस वन ऑफ अ काइंड होते हैं, यानी जाहिर सी बात है अब 20 मीटर आया, अब 20 मीटर के बाद वो दोबारा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑलरेडी डिजाइन वाइज चेंज हो गया। तो फिर आप कोई जोड़ा वहां से लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसे हमारे और हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि वो हमें पता है कि ये जो आपने कोट पहना हुआ है ये 3 ही बने हैं, तो वो एक प्राउड भी होता है कि यार मेरे पास से 3 ही जैकेट बने हैं। यस, तो इसी तरह इकोनॉमिकल कैसे है?
एनीवन? इकोनॉमिकल इस तरह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी प्रॉफिट कॉस्टिंग नहीं रखें। ठीक है। हमें जो आर्टिजान्स को देना है हमारा वो कॉस्ट निकल आ सके। अगर हम मार्केट में बिग ब्रांड से कंपेयर करें तो हमारा काम का प्रोसेस बहुत लंबा है। हम यूजुअली हमारे अगर ऑर्डर्स भी आते हैं तो हम उनको 10 डेज लेते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल सबीन ने हमें ऑर्डर दिया और सबीन ने बताया कि जी मैं मीडियम पहनती हूँ, पहले वो फैब्रिक जनरेट होगा, सो दैट हम जो चार्जेस कर रहे हैं वो सिर्फ चार्ज अपने आर्टिजान और टाइम कंज्यूमर की कर रहे हैं। हम प्रॉफिट सिर्फ इसलिए जनरेट कर रहे हैं कि जो लोग हमसे कनेक्टेड है हम उनको पैसे दे सकें, उनको वो कर सकें। और जो जिस तरह आपने पहले जिक्र किया भिट शाह, फिर आपने जिक्र किया बहावलपुर और बहुत सी और जगहों का, ऐसे में क्या केपी साइड, कश्मीर, गिलगित के वहाँ के आर्टिजन्स को भी आप लोग टच करें कि ऐसा कोई काम जो कि वहाँ का था लेकिन अब आपको लगता है कि डाई डाउन हो रहा है? बिल्कुल, हरिपुर अभी हमारा टारगेट है। आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वुमेन आर्टिजान्स जो हरिपुर की एक स्पेशल कढ़ाई होती है वो करती थी, और वो अब लिमिटेड फैक्ट्रियों में रह गई है जो उनके अपने होम बेस्ड वर्कशॉप्स हैं। सो हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उनको लेकर आएँ, बट अभी इजी एक्सेस हमारा सेंट्रल पंजाब और जहाँ पे कनेक्शंस बिल्ड हो चुके हैं। जी बिकॉज हमने रिसेंटली ये देखा कि बहुत सी जगहों पर जब से ई कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट आया तो अब आर्टिजन्स को पता है कि अच्छा अगर पहले हम काम बहुत लोकली कर रहे थे तो अभी अगर सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग तो वो इंटरनेशनल मार्केट को टच कर रहे थे। लेकिन आप लोग प्रॉब्ली उस पर काम करेंगे जो कि बिल्कुल टायर डाउन हो रहा था और उनको आपने जिंदगी दी है। मुस्तकिल हम लोग की एक तलाश रहती है इन टर्म्स ऑफ आर्टिजन्स। अब देखिए डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनमें डिफरेंट तरीके के काम हो रहे हैं और वो हम चाहते हैं कि उनको वो कराएं। तो मुस्तकिल हमारी एक सफ़र रहता है, ढूंढते रहते हैं जहाँ भी जिस जगह पे अच्छे हमें आर्टिजन्स मिलते हैं वहाँ से हम अप्रोच करते हैं। रिसेंटली मैं वहाँ चित्राल में था तो मेरा टारगेट ये था कि मैं लोकल कम्युनिटी को ढूंढूं, वहाँ की जो मुनफरद चीज़ें हैं जो वो लोग बुनने का उनका एक ख़ास वो है तो वहाँ से भी लेकर आए, फिर हम वहाँ से भी इस तरह तो मुस्तकिल कोई खित्ता ख़ास नहीं है, हम मुस्तकिल ढूंढ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। हाँ, तो हाउ डू यू मैनेज टाइम के लिहाज से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड देन आप खुद पढ़ाते हैं, कैसे मैनेज कैसे होता है? बिकॉज बिजनेस कोई भी हो बेशक आपके अपने प्रॉफिट के लिए नहीं है बट एक इनिशिएटिव तो है ना। मैनेज इस तरह होता है कि सबसे पहले कि हमारी बल्क प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। कस्टमर्स हमारे नाराज़ रहते हैं वो इसलिए कि हम उनको टाइम पे नहीं करते अब, क्योंकि हम क्लाइंट टू क्लाइंट काम करते हैं और हमें कोई दौड़ तो है नहीं कि हमें किसी से वो करना है, मुकाबला है नहीं, तो आराम से काम करते हैं, अपने पेस पे काम करते हैं और हम उनको बता देते हैं अगर आप कॉन्शियस फैशन और इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सर्कुलर फैशन है जहाँ पे प्रोडक्शन मास नहीं हो रही तो फिर आपको यू हैव टू वेट। तो उनको वेट करना पड़ेगा और हम अपनी उससे नहीं हटते। तो आई थिंक हमारा काम इसी तरह स्लो ही चलता है, स्लो एंड स्टेडी विंस ओके, मतलब आराम से बस काम कर रहे बस काम कर रहे होते हैं। हाँ, जॉब्स ये हैं कि जॉब्स हमारा एक टाइम सेट है, उसके बाद जो चीज़ें हैं या तो उस जॉब टाइम से पहले या उस जॉब टाइम के बाद है जिसमें हम फैमिली को भी साथ लेकर घर का टाइम कैसे मिलता है? आई थिंक आपस का टाइम वही टाइम होता है कि जो हम वर्कशॉप में खड़े होकर एक दूसरे के साथ तू मैं कर रहे होते हैं कि ये बटन यहाँ लगा देते हैं। जैसे अभी हम रिसेंटली वी डिसाइडेड कि हम ईद की कलेक्शन निकालते हैं। अब ईद की कलेक्शन में हमें कढ़ाई नहीं करवानी, हमें मशीनी अड्डा नहीं करवाना। सो अब हम इस दौड़ पे निकले हुए थे कि हम कहाँ से वेस्ट हुआ हुआ गोटा ले लें, वेस्ट हुआ हुआ हैंड क्राफ्टेड गोटा ले लें या कुछ ऐसी चीज़ें। सो अब हमने उस पे हंट शुरू किए, बट उस डिसीजन को लेने में हमारी बहुत सारी समिट्स बहुत सारी समिट्स बैठी हैं। बिकॉज एक तो घर में साथ रहना, उसके बाद बिजनेस साथ करना। यू हैव नो, मेरे ख्याल है आप दोनों तो डबल जंग लड़ रहे हैं। जी और जीतती आप हैं। हाँ, हमेशा अल्लाह का शुक्र। और मैं हार के जीत जाता हूँ। वो जुमला वाकई खूबसूरत है। देखिए आपके पास ऑप्शन भी और कोई नहीं है ये कहने के लिए, जीतने के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। जी। सर, कोई मैसेज जब देना चाहते हो आप हमारी ऑडियंस को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल फैशन? आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि दौड़ नहीं है और कोई मुकाबला नहीं है। जब आपका किसी से मुकाबला ही नहीं होता तो आप अपनी पेस पे चलते हैं, ठीक है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आई थिंक मुझे लगता है कि इस स्टेज पे मुझे शायद मैसेज, मुझे नहीं पता कि ये मैसेज है या मेरी एक बात ही है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोगों को भी अपने ही काम करना चाहिए अपने तरीके से, अपने पेस पे,
और जो मैं काम कर रहा हूँ आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लोगों को समझने में, उसका मैं वेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट। मैं सना, आपको कोई मैसेज मैं बस स्पेशली खवातीन को? यार कम पैसे खर्च करें और नॉट बिकॉज इट्स वर्दी बट इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग करके और एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दें हम अपने आने वाली जनरेशन्स को। हमारी जनरेशन्स वैसे ही बहुत लैकिंग में जा रही हैं, बहुत शॉर्टकट्स ढूंढ रही हैं, तो कहीं उनको एक फोकस्ड दे दें ताकि वो पाकिस्तान छोड़ के भी ना जाएं और ताकि उनको पता हो कि यहाँ हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो ये एक है कि कॉन्शियसली मेरा कॉन्शियस ये है, कमिंग फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, आई डील विद किड्स जिनको सिर्फ ये है कि डिग्री ख़त्म करें और हम पाकिस्तान से निकल जाएं, यहाँ है क्या। तो उनके लिए मैं ज़रा ज़्यादा फोकस्ड होती हूँ कि जी हम, मेरा कॉन्शियसली ये एक एफर्ट है कि मैं पाकिस्तान को उस तरह कर सकूं कि वो बच्चे यहीं रहें, यहीं ग्रो करें और उनके लिए हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि आप रोज़ाना की बुनियाद पे देखती होंगी स्टूडेंट्स ना, उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंच रही होती है, वो आवाज़ आ जाती है कानों में कि बस बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात है कि बाहर के जो हालात हैं वो पता नहीं होते उनको। बिल्कुल। वो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल है, exactly. जो रह रहे होते हैं वहाँ पे वो अपनी एक्चुअल स्ट्रगल्स तो शेयर ही नहीं कर रहे होते ना, वो यही बता रहे होते हैं बस कि लोगों को लग रहा था तस्वीरें आ रही हैं चार तो एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड, लेकिन हर्डल्स हर जगह पे। वो इंस्टाग्राम की लाइफ थोड़ी सी वो लगती है ना बहुत अच्छी, तो उससे भी लोग रियल वर्सेस रियल। और आप लोग ऑस्ट्रेलिया रहे हैं तो आपको बेहतर पता है, आप गाइड बेहतर कर सकते हैं कि अच्छा जी क्या जिंदगी वहाँ पे होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के लिए चैलेंजिंग, लेकिन समहाउ चैलेंजिंग होती है। अपना मुल्क है। चैलेंजेस तो जिंदगी में होते हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, तो वो आप अपने मुल्क अपनों के पास रह के चैलेंजेस फेस जरूरी है आपने किसी और लैंग्वेज में फेस करने हैं, उर्दू में कर लें। यहाँ पर एक ठहराव है जो कि वहाँ नहीं है। एब्सोल्युटली वहाँ तो भाग दौड़ ऐसी है कि आप उस पेस पे चलें तो गुम जाते हैं, और वो भाग दौड़ है क्या समझ ही नहीं आती। एब्सोल्युटली भागे जा रहे हैं। तो भागना नहीं है, आपने बड़ा अच्छा कहा, ठहराव बड़ा जरूरी है जिंदगी में। ठहराव बहुत जरूरी है। अपनी पेस पर काम करें, जिस भी पेस पर आप कर रहे हैं, और उसको एंजॉय करें। फरासत, थैंक यू वेरी मच। सना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग जिस तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर नेचुरली लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन थ्रू द लेंस ऑफ अ रशियन। एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करेंगे कि जो कि पाकिस्तान में तो यूँ 1.5 साल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस सलीके से, जिस करीने से, जिस फ्लुएंसी में वो उर्दू बोलते हैं, वो सिर्फ बात उर्दू बोलने तक महदूद नहीं है, वो उर्दू पढ़ाते भी हैं रशिया की यूनिवर्सिटी में। सेर्गेई चिकलिन सफारत खाने में है चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, उर्दू और इंग्लिश के ट्रांसलेटर भी हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि मॉस्को में यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते भी हैं। तो ये जो उर्दू से इनकी मोहब्बत है, लगाव है, दिलचस्पी है और सीखने का एक पूरा सफ़र है, वो कैसा रहा, और इस ज़बान के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन एंड पाकिस्तान को देखना, पाकिस्तान का सफ़र, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की सैर, पाकिस्तान के खाने सबसे बड़ी बात है वो उनको कितने फैसिनेट करते हैं। यानी आपको रशियन सैलड पसंद है, लेकिन एक रशियन को पाकिस्तान में क्या पसंद है? क्या उनको भी रशियन सैलड उतना ही पसंद है जितना पाकिस्तानी ऑब्सेस्ड है इस बारे में? आपकी मुलाकात करवाते जी सेर्गेई से। अस्सलाम वालेकुम सेर्गेई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान में कब आए आप? अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, इधर मेरे 1.5 साल हो गए पाकिस्तान में। मैं रूसी सफारतखाना, जैसे कि आपने कहा, मैं रूसी सफारतखाना में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के तौर पे काम करता हूँ, और बस मेरा ज़बरदस्त तजुर्बा हो रहा है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है इधर पाकिस्तान में। तो बस ऑफिशियली बहुत सारा काम हमने कर लिया, जैसे कि सफारत खाना, हमारा सफ़ीर साहब, सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हिज एक्सेलेंस अल्बर्ट खोरिफ, वो बहुत बड़ी तरजीह देते हैं पाक रूस तल्लुकात को फ़रोग़ देने पे। तो इसके अलावा ज़ाती तरीके से भी काफ़ी अच्छे इधर इंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा वक्त गुजारता हूँ इस्लामाबाद में और पाकिस्तान बार में। तो फिर इसी वजह से मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इधर इस पोस्ट पे रहूँ ना। तो फिर सब कुछ मुनहसर है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा जो भी मुमकिन। 1.5 साल में उर्दू सीख ली? नहीं, इससे पहले लंबा रहा थी। हाँ, वैसा सफ़र काफ़ी लंबा था मेरा। मेरे डिग्री 2 हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, दोनों मॉस्को बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की यूनिवर्सिटी से हो चुकी हैं, और दोनों
पाकिस्तानी मुताला में है ना, मतलब हमारा जो शोबा है इलाक़ाई मुताला, और बिलखुसूस मैंने जनूबी एशिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारा सीख लिया था। और हमारे ऐसे ही उसूल होते हैं ना कि आप जब आप गैर मुल्क जाते हैं काम करने के लिए, बिलखुसूस वज़ारत ख़ारिजा के ऑफिसर के तौर पे, तो फिर आपको इस मुल्क की ज़ुबान सीखनी तो ज़रूर पड़ती है, मैंडेटरी होता है। हाँ बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे सबसे पहले ही शौक़ था जनूबी एशिया में, और उनमें से मुझे उर्दू ज़ुबान दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और एकदम खुशी हो गई क्योंकि उस ज़माने में रूसी ख़ारिजी पॉलिसी जो थी अभी तक एशिया की तरफ नहीं थी, यूरोप की तरफ थी, बल्कि मुझे तब ही पता चला कि कितना बड़ी सलाहियत है इस ज़ुबान को सीखना, और ऐसे ही हो चुका है। और बस मुझे लगता है कि 2-3 साल में मैंने काफ़ी अच्छी सी उर्दू सीख ली थी, बल्कि इसके बाद हमारा वो जो शोबा था सियासी और समाजी तर्जुमा हम उसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो अला सतही मुज़ाकरात होते हैं, किसी सियासतदानों के बीच गुफ्तगू होते हैं, इनका तर्जुमा करने में बिलखुसूस मेरी तरबियत हो गई थी। नहीं, और आप तो माशाल्लाह ऐसे कोई उर्दू के अल्फाज बोल रहे हैं जो नॉर्मली हम लोग भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं बोलते, बट मुज़ाकरात और वो खैर हम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है अगर किसी ने नई उर्दू सीखी हो। अभी आप लोगों के साथ बोलचाल की ज़ुबान भी आ गई। जब मैं पहले पाकिस्तान आ गया था परमानेंट जॉब के लिए, तो अक्टूबर 2024 में, तो फिर तब इतनी अच्छी बोलचाल नहीं आती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करता था। आप लोग थोड़ा सा आपको पता चल गया कि बोलचाल में कौन से अल्फाज का इस्तेमाल होता है। सही, अभी तो पता चला। मैं इधर नहीं बोलूँ ना तो फिर स्टेट चैनल है, मैं गालियाँ नहीं लगाऊंगा। बोलना कुछ अल्फाज ऐसे वो नहीं बोलना। नहीं तो आप पूछते हैं बोलचाल में क्या इस्तेमाल करते हैं। मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा कि हम सीख गए हैं। हम मजाक कर रहे थे। हाँ आगे बढ़ते हैं। बिकॉज़ ये होता है जब भी आप कोई नई ज़बान सीख रहे होते हैं ना, फौरन से स्लैंग्स भी आप सीख जाते हो, तो हम कतन उसमें नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे उसमें। अच्छा, और ऐसे मैंने भी एक लफ्ज़ सीखा था, प्रिवियत, हेलो, प्रिवियत कहते हैं ना रशियन में हेलो को, हमने भी आपसे पूछा इससे पहले ब्रेक में। अच्छा सिरगई, उर्दू पढ़ा भी रहे हैं आप वहाँ पे, या वो जो अभी तो नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि इधर मुस्तकिल जॉब मिल गया है, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान जाने से पहले मैं अपनी ही यूनी में, मतलब मास्को बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की यूनिवर्सिटी में मैं 2-3 महीने तक पढ़ा रहा था। उर्दू ज़ुबान को, हिंदी ज़ुबान को भी पढ़ा। सो आपने जो उर्दू सीखी वो सिर्फ इसलिए सीखी चूँकि आपका सब्जेक्ट भी ऐसे था कि साउथ एशिया एंड देन पाकिस्तान, और फिर आपने उसको सीख लिया, या वो सिर्फ फॉरेन ऑफिस, सफारत खाना और मालूम था कि शायद ऐसी जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आपको जाना पड़ेगा, या समहाउ वैसे मैं बताता हूँ कि पहले ही जब हम किसी नई ज़ुबान को सीखना शुरू कर देते हैं तो ऐसा पता नहीं होगा कि आप बेशक इस मुल्क में जाएंगे ना। जो लोग अभी रूस में किसी यूरोपीय ज़ुबान को सीखते हैं, जैसे कि फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी, तो फिर उनको ऐसा नहीं होता कि उन्हीं ममालिक में जॉब मिलता है, बल्कि चूँकि हमारे जनूबी एशिया के माहिरीन की कमी है रूस में, तो फिर इसी वजह से जब आप इस तरह की ज़ुबान सीखते हैं जैसे कि उर्दू, फ़ारसी, मसलन बंगाली, तो फिर ज़रूर आपको इसी मुल्क में जॉब तो मिल जाएगा ना। इसी वजह से हमारे उस्तानियाँ जो थी हमसे कहती रहती थी कि आप ज़रा अच्छी सी उर्दू सीख लेना तो फिर चले जाएंगे पाकिस्तान, और ऐसे ही हुआ और मुझे बहुत बड़ी खुशी आई। I like it. फेवरेट उस्तानी कौन है आपकी? वैसे तो उस्तानी मेरी है डॉक्टर नातालिया मेलोखिना, वो जो रूस की सबसे बड़ी माहिर उर्दू की, और उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी उर्दू मुझे सिखा दी। और इसके बाद पढ़ाई के बाद हमने उसके साथ एक किताब भी लिखवा दी है जो बिलखुसूस सियासी और समाजी तर्जुमा पे तरजीह देती है रूसी ज़ुबान से उर्दू में। क्योंकि मसला मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इधर नामल यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा ना, उधर आया था, उधर शोबा रूसी ज़ुबान भी है, और उधर वो जो डॉक्टर आसमा नवीद पढ़ाती है बहुत अच्छी माहिर है भी, तो फिर वो कौन सी किताबों का इस्तेमाल करती हैं, वो उन रूसी किताबों का इस्तेमाल करती है जो रूसी से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करती है ना, बल्कि मैंने उनके लिए बिलखुसूस रूस से हमारी वाली किताब ले आए जिसमें हम सीधे रूसी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में बात करते हैं। और ये मैं बताता हूँ कि ये हमारी हुकूमत का अप्रोच भी है कि हम वो जो वाले गुलामी नौबदियाती की ज़ुबान को छोड़ दें ना, अंग्रेज़ी, और एक दूसरे की कौमी ज़ुबानों में बात करें। मतलब या तो आप रूसी में मुझसे बात करेंगे या तो उर्दू में। बहुत अच्छी बात होती है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, आप किसी मुल्क में जाते हैं अगर आपको उस मुल्क की ज़ुबान आती है, बट डेफिनेटली ज़ुबानें तो सारी आनी चाहिए।
हाँ, कहीं ना बिल्कुल। कहीं बिकॉज इंग्लिश की बात करें तो इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली हम सब ग्लोबली कनेक्टेड उस लैंग्वेज से होते हैं कहीं ना कहीं, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकें, आप वो लैंग्वेजेस मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ मैम कि मुझे तो ज़रूर काफ़ी मियार अंग्रेज़ी भी आती है ना। अगर किसी बंदे को उर्दू नहीं आती तो अगर किसी गैर मुल्क की सफारतखाने से बात करता हूँ तो अंग्रेज़ी में बात करता हूँ। बल्कि इधर मुझे लगता है कि हमारे कोई गलत फहमी नहीं होगी अगर हम एक दूसरे की ज़ुबान में बात करेंगे ना। ज्यादा कनेक्ट करते हैं आप ज़्यादा लोग, connect देखें ना, करते फॉर एग्जांपल अब आप उर्दू में बात करें, हम बड़े ज़्यादा कनेक्टेड connect कर फील पा कर रहे रहे हैं आपके हाँ। साथ। बिल्कुल। अगर हम रशियन सीख लेंगे और आपसे रशियन में बात करेंगे तो फॉर श्योर आप भी कनेक्टेड फील करेंगे, एंड दैट्स हाउ पीपल टू पीपल कनेक्शन जो होता है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होता और है। ये ज़रूरी भी बहुत है देखें। और अच्छी बात ये है कि अब जो एम्बेसीज हैं वो भी इस हवाले से बहुत काम भी कर रही हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हम देखते हैं कि यंगस्टर्स को स्पेशली दोनों मुल्कों की यूथ को कनेक्ट कर सकें आपस में। सो आई थिंक बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स भी होते हैं। इस्लामाबाद के बारे में कुछ बताएं, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको यहाँ फैसिनेट करती है? यहाँ का सही। मौसम, खूबसूरती, ग्रीनरी। वो वाले रील शायद आपने देख ली जिसमें कहा जाता है कि इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा सबसे बिल्कुल खूबसूरत, ऐसे ही है। हाँ, मास्को के बाद, फिर मास्को के बाद ये इस्लामाबाद सबसे खूबसूरत शहर है मेरे ख्याल से। जी, इधर मुझे लगता है कि सारे इस्लामाबाद का सफ़र का चक्कर लगाया अभी तक, तो मुझे हाइकिंग बहुत पसंद आता है मरगला में। पाकिस्तान में दूध पत्ती और मॉस्को की चाय में क्या फ़र्क है? मॉस्को में हम जब चाय पीते हैं दूध के साथ तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लैक टी होता है, इसमें दूध हम डालते हैं ना, प्योर दूध। बल्कि इधर आप दूध में चाय डालते हैं ना, बिल्कुल इसके बराकस आमिल होता है ना कि वहाँ पे पहले कहवा बनता है, हाँ, उसके बाद दूध ऐड हो ऐसे, जाता ऐसे, है। ऐसे। हमारे यहाँ दोनों काम होते हैं दूध वैसे, पत्ती है दूध ना? पत्ती भी होती है और चाय भी बन रही वो होती है। कड़क चाय जो आप बता रहे हैं वो हाँ भी जी। यहाँ पे बनती है। चाय तो यहाँ पे ज़्यादातर बहुत लोग सारी किस्म की है। कोई मसाला चाय भी होती है, अभी आपको डिफरेंट चाय ट्राई करनी चाहिए, अदरक वाली और पत्नी। मुझे कश्मीरी चाय बहुत पसंद आती है, ओह, वो जो पिंक टी। गुलाबी चाय हाँ। बहुत पसंद आती है। क्या बात है। ओके। उधर ये फर्क भी होता है कि आप दिन में पता नहीं कितने 5-10 कप पीते हैं ना। मॉस्को में? नहीं, इधर तो हाँ, इधर यहाँ तो- मैं जब दिन में कुछ मुलाकातें होती है ना तो फिर बिल्कुल बढ़ जाता है मेरा पेट, क्योंकि बस चाय से ना क्योंकि तो जहाँ जहाँ आप पहुँचेंगे फौरन से जी चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, फौरन से पूछा जाता है। अच्छा, रशिया में क्या ट्रेंड है जब आपकी जिस तरह यहाँ पर चाय के कप पे या कॉफ़ी पे, कॉफ़ी तो चलें बड़ा कम है, चाय पे मुलाकात होती है, जब रशिया में आप लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, मिलते हैं, ऐसे क्या ही होता है ना, आपसे पूछा जाता है कि क्या पियेंगे, टी पियेंगे या काफ़ी पियेंगे, लेकिन रूस में ऐसा ऑप्शन भी है कि आप इनकार कर देते हैं, आप कहते हैं बस पानी पी लो। यहाँ नहीं बल्कि कर इधर इनकार करने का कोई इख्तियार नहीं Remind कर होता, जाते हैं, आपको हम तो हमें पिलाई मेहमान जाएगी नवाज। चाय। यहाँ पूछा नहीं जाता, बताया जाता है। चाय तो पीनी पड़ेगी। हाँ, अब चाय आपकी पे मर्जी है मैं कि कहता हूँ इतना ज्यादा पीता हूँ काला बन जाऊंगा जल्दी। नहीं, चाय से कुछ नहीं होगा। बस मजाक, मुझे पता है। यानी ये मिथ होती है ना कि जो चाय पीता है उसके रंग पे फर्क पड़ जाता है, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है, तो- इट्स अ मिथ ऑफ कोर्स। हाँ। रशिया में सारे इतने प्यारे हैं। शायद जी। अच्छा, सुनते हैं ना रशिया की खूबसूरती से मुतालिक ना हम लोग अक्सर बात कर रहे नहीं, होते हैं। आप तो लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं मुस्कुराते, फिर मुझे देख के अब देखते हैं कि रूसी लोग भी मुस्कुराते हैं ना। अच्छा, ये भी मिथ है वैसे रशियंस के मुतालिक ना, बहुत सीरियस होना या एवरीथिंग। ऐसे नहीं होता, बस पे देखे तो ना। देखिए, You're हाँ, smiling, you're laughing. क्योंकि हम तो रील्स पे देखते हैं ना, मूवीज में रील्स देखिए, बात real तो versus real. बिल्कुल ऐसे। इट्स Poker face डिफरेंट। में। Because if you don't talk, अगर आप बिल्कुल खामोश रहे तो हम एकदम से जो फीलिंग आएगी वो वही रील वाली आएगी। वो कॉप वाली फीलिंग भी आती है ना। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ भी आपने ट्रेवल किया है इन 1.5 साल में? वैसे बहुत सारे इलाकों का सफ़र मैंने कर लिया अभी तक, तो शायद सारे पंजाब को घूम लिया है। मसलन पिछले ही हफ्ते हम सफ़ीर के साथ गए थे, आप उसको कहते हैं सनाती तिकोना, मतलब सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, सारे कारखाने देख लिए। इसके अलावा सबसे पसंदीदा शहर जो है ये ज़रूर लाहौर है मेरे लिए। लाहौर है, लाहौर ना, क्या तो बात फिर इसमें वो सारे तरीके, लाहौर है, लाहौर 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 है वो। हाँ, लाहौर है। तरीके सकाफती मकामात जो है उनको सभी एक्सप्लोर कर दिया। जो पिछले साल 3 दफ़ा गया था लाहौर, तो ज़रूर इस साल मौका मिल जाए मैं और जाऊंगा उधर, बहुत पसंद आता है। इसके अलावा पंजाब में छोटे छोटे शहरों में भी गया था, पख्तूनख्वा वाले साइड भी गया था। इससे पहले 2019 में मैं जब सबसे पहली दफ़ा थी पाकिस्तान में, तो कोयटा भी गया था। अभी तो हमें इजाज़त नहीं मिलती सिफारतकारों कुछ सिटीज होती हैं ज़ाहिर है जिससे मतलब कहा जा रहा था कि अच्छा आपने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, बिकॉज वो हर मुल्क के कुछ अपने प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। सो अब बहरहाल आप एक दफ़ा घूम आए, पाकिस्तान इतना बड़ा है कि आप अभी तो कहीं कहीं ऐसी जगह होंगी जहाँ नहीं गए होंगे। पंजाबी भी सीखी?
पंजाबी नहीं सीखी, पश्तो भी नहीं सीखी, बस कुछ कुछ अल्फाज आते एक में हैं, अपने पंजाबी लाहौर- में कुछ अल्फाज आते हैं, फिर भी नहीं बोलूंगा इधर। नहीं 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 हम बोलना। चाहेंगे ना, जैसे देखिए एक जुमला है ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। क्या दोबारा बताइए। देखिए यू हैव टू से विद मी राइट, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वाकया और जमिया ही नहीं। वो जमिया ही नहीं। नाउ से इट इन अ फ्लो, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। जिन्हें लाहौर में नहीं वाकया वो जमिया ही नहीं। वो जमिया ही इसका नहीं। मतलब ये है कि जिसने लाहौर नहीं देखा समझो वो पैदा ही नहीं हुआ। हाँ वो तो उर्दू में पता है। उर्दू वो में तो बाहर हो गया, इट्स क्यूट अदरवाइज। अच्छा नहीं, पंजाबी में ये वाले की हाल है, मेरा नाम सिरगी है। अच्छा, कोई एक वर्ड जो कि सबसे ज्यादा कॉमन आपने सुना हो हमारी कॉन्वर्सेशंस में? उर्दू वाले या जी जी, उर्दू वाला ही। सही। नहीं वैसे मैं बताता हूँ, आप लोग बस 10 अल्फाज को लेके पूरी बच्ची बना सकते हैं। मैं जो जैसे कि अच्छा ठीक है, जबरदस्त, फिर वो जो माजरत, क्या और अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, शुक्रिया। शुक्रिया, इंशाल्लाह, बस, अरे वाह। बस हो गया, उर्दू हो तो गई। हमारी बात तो मुकम्मल हो जाती नहीं, है इसमें। मैं बताता हूँ मजाक। मेरे जो साथी एम्बेसी वाले, हम कहीं जाते हैं ना, फिर हम पुलिस स्कोर के साथ जाते हैं जब कोई ऑफिशियल दौरा होते हैं ठीक है। सफीर का। फिर पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि कहते हैं खान साहब किधर तक पहुंचाए मतलब पठान वाले और तो फिर और मैं उनको किया था, मुझे तो पता नहीं कौन से इंटरचेंज तक पहुंचाए, इसी वजह से मैं कहता हूँ मैं चेक करता हूँ। फिर एम्बेसी वाले भी आता है कि मैं चेक करता हूँ, वो कहते हैं हर दफ़ा ऐसे की बोलते हैं कि मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। नहीं, आपने ये नहीं सीखा वैसे कहीं जा रहे होगे कब पहुंचोगे, तो बस रास्ते में हो। हाँ, बस रास्ते में हो। नहीं तो मैं बस सोच, उनको ऐसे भी ख्याल नहीं आता कि शायद मुझे उर्दू ना आए ना, नहीं वो बस वैसे ही बोलते हैं खान साहब किधर तक पहुंचे। तो फिर वो कभी कभी कहते हैं कि जनाब क्या आप उन गोरों के साथ हैं? मैं कहता हूँ जी जी उन गोरों के साथ हैं। ये नहीं, वो आप वो नहीं है लेकिन वो आप पहचान उनके नहीं साथ करते, हैं। पहचान Because सलवार कमीज पहन के वो बिकॉज आपका वो फेस कट वो लोग ऐसे मिक्स हो जाते हैं। हाँ चित्राल से हूँ। इजी टू लेकिन डिसीव चित्राल एक्चुअली, से केपी हो। से कह सकते हैं। चित्राल गए हैं वैसे? हाँ वैसे नहीं अभी तक, अभी लेकिन चित्राल नहीं ख्वाहिश तो है जरूर। अच्छा वैसे आप उधर वो जो संदूर फेस्टिवल होते हैं ना, बिल्कुल पोलो पोलो वाला, फेस्टिवल तो शंदूर में, हाँ, हाँ वो तो तो जाना बड़ा था। वो समर्स में होता है, तो आप जरूर जाएं, वो तो बड़ी जबरदस्त जगह भी है और मजा भी बड़ा आता है। आप व्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते वैसे? हाँ वो हाँ स्टार तो शुरू कर दिया मैंने। आप किधर बोलो ना कि सारे वो जो नजरीन, आप जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, वो सिरगेई डॉट पीके। नहीं नहीं, ये तो आपने अपनी ब्रांडिंग कर दी है ना। आपको कहना था कि ये है राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी लाइक करें। हाँ दोनों सब्सक्राइब करें ना, राइजिंग पाकिस्तान, और साथ ही वो जो आपकी सोशल मीडिया टीम ने उन्होंने वैसे- क्या प्रॉमिस कर दिया कि मुझे भी प्रमोट करेंगे। अच्छा, वैसे अपने जब दिल भी से। कोई- सिरगेई डॉट पीके, सिरगेई डॉट पीके देखे ना, सिरगेई डॉट रशियन इन द कलर ऑफ पाकिस्तान। उधर आप देखेंगे तो मजा आएगा मेरे वीडियोस से। तो अच्छा, फैमिली में कौन कौन है सिरगई आपकी? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेरी शादी अभी तक नहीं हो गई है, तो लेकिन इसी वजह से इधर अकेला रहता हूँ। लेकिन मॉस्को में मेरे अबू अम्मी जी और इसके साथ हम 3 भाई बहन, मेरी छोटी बहन है और छोटा भाई भी है। विजिट किया उन्होंने पाकिस्तान का? अम्मी जी आई ने थी? पिछले साल पाकिस्तान का सफर किया, इधर मेरे यहाँ इस्लामाबाद आई थी, तो पसंद है। अम्मी जी को उसको वो जो पिंडी वाले राज पसंद नहीं आई, बल्कि अच्छा। इस्लामाबाद पसंद है। हाँ उसको अम्मी ये जी वाले को इस्लामाबाद में 6F7 में अम्मी जी को F6 पसंद आ गया है। वैसे अम्मी जी को ज्यादा खाने में क्या अच्छा लगा पाकिस्तान हाँ में? मैं बताता हूँ, उसका सबसे पसंदीदा खाना ये गाजर हलवा है। वो चूंकि पिछले साल वैसे ही जनवरी आई थी, तो ये सारा गाजर हलवा बस ज़बरदस्त, मुझे भी पर्सनली आते हैं। अम्मी जी को कोई देसी खाना पसंद नहीं आता, ये सारा मसालेदार खाना पसंद नहीं आता, बल्कि गाजर हलवा पसंद है। आज वो पूछती रहती है जब रूस जाओगे तो ये वाले रेत कैरट ले आए। तो जो टिन मिलता है पैक, तो आप इजीली उसको ले जा भी सकते हैं जब आप जाएं। चलिए खानों पे मजीद बात करते हैं। हाँ। सगे को खुद कौन से खाने पसंद है, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। सिरगई चकलन हमारे साथ मौजूद हैं। नाम आई होप हम सही प्रोनाउंस करें अभी तक, क्योंकि वो सीख ली है?
क्योंकि जो हमने रशियन इतनी नहीं सीखी अभी, इतनी क्या आती नहीं है, सीखी नहीं है, लेकिन सिरगई ने उर्दू जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखी है। जो लोग अभी हमारे से कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम बताते चलें कि सिरगई बहुत ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं, 1.5 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं और उर्दू इंग्लिश जो है वो उसको ट्रांसलेट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, खानों से मुतालिक थोड़ा बताइएगा, पाकिस्तान के आपको कौन से, अम्मी को तो गाजर का हलवा पसंद आया, आपको क्या पसंद आया पाकिस्तान? मेरा सबसे पसंदीदा खाना चिकन मलाई बोटी और इसके अलावा चिकन वाइट कढ़ाई भी बहुत पसंद आती है। क्या बात है जी, चिकन कढ़ाई और चिकन मलाई बोटी, जबरदस्त जी। वो जो अगर पुलाव बिरयानी की बात है तो ज्यादा पुलाव पसंद आती है। अच्छा, आपने हमारा सवाल खा लिया, हमने पूछना था पुलाव या बिरयानी, आपने पहले बता दिया पुलाव। कैसे पता था आपको? इस बहस होती है हमारे यहाँ। आप लोगों के सेम सवाल होते हैं कसम से। फिर आप मुझसे पूछे कि क्या रूस में बर्बादी पार गई, उधर क्या सर्दी है, ये सब कुछ तो नहीं, मैं अगला सवाल कर लेता हूँ, शादी क्यों नहीं की अभी तक? अगर आप चाहते हैं मैं वो सवाल करूं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो आई कैन आस्क दैट। फ्लैश करने लगे। आप पूछे। वो पूरा रेड। पसंद कोई नहीं आया या किसी को पसंद नहीं आए? आया या आई? नहीं, किसी को पसंद नहीं आए। मैं तो आता हूँ। या कोई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे बात आई थी अच्छा, वैसे। ठीक है, मैं बताता हूँ कि अभी तक शादी नहीं होगी, लेकिन बस हो जाएगी जल्द ही। पता नहीं, इस साल शायद नहीं, अगले साल। सो शादी आपकी पसंद से होगी या अम्मी जी की पसंद से होगी? इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि आपने कहा था वो सवाल पता है आपको जब हम पूछते हैं। नहीं, वो तो मोहब्बत की शादी होगी। मोहब्बत की शादी? नहीं, मोहब्बत हो गई है, शादी रह गई है। ये किस शहर में शादी होगी? हाँ, मैं वैसे अभी तक पता नहीं किधर, इस्लामाबाद में या मॉस्को में होगी, बल्कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब ये है कि मैं देसी वाली शादी करवा दूं, जैसे कि हम नहीं, सारे। ये शादी पाकिस्तानी से हो रही है? नहीं, रूसी से। रूसी। हाँ, लेकिन फिर भी हम जैसे कि स्टाइल पार्टीज होते हैं, हम इसी तरह करवा देंगे, देसी होके, मतलब मैं बारे शेरवानी पहनूंगा, ये सब कुछ तो ऐसी हो। ये अभी तय करना है? हाँ, तय करते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, हमारे कल्चर में क्या बात है, एक पूरा इवेंट हो जाएगा। रशियन दुल्हा इन पाकिस्तानी स्टाइल। पाकिस्तानी स्टाइल। वैसे जितने भी फॉरेनर्स आते हैं ना, जब उनको उर्दू आती है तो बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली दे वेरी वेलकमिंग, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी ज़ुबान आके कोई बोले सीखे, तो बड़े फेमस होते हैं इधर आके। आपने वैसे आपके पास मुझे लगता है आप भी जब शेरवानी पहन के वैसे तो मैंने एक वो जो मॉडलिंग शो था पिछले साल मोवेम्पिक में मुनाकिद करवाया गया था, तो मैंने इसमें स्टार कर दिया, वॉकिंग किया था। अरे वाह, हाँ जी, शो स्टॉपर। ओहो, हीरो। सो अगर पाकिस्तानी ड्रामा में ऑफर हो जाए तो करेंगे? हाँ, बिल्कुल। कोई ड्रामा हम देखते नहीं, वो इतना ज्यादा नहीं देखता। आप देखते ही नहीं, फॉलो नहीं करते। देखना तो पड़ेगा अगर एक्टिंग करनी है पाकिस्तान में तो। वैसे खुद स्टार करूंगा, दूसरों को जानना क्यों? ये जो अभी आपको ऑफर कर रहे हैं दोस्त जी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स, तो कौन सा रोल अभी तक आपको ऑफर हुआ? हीरो? नहीं, वो तो बस वैसे अभी पूछते हैं क्या आप करना चाहते हैं कि नहीं। वो आपको देखते होंगे, वो पूछते होंगे हाइट, एक लोग कहते होंगे स्टार मटेरियल है तो पूछ लेते हैं अवेलेबल हो या नहीं हो। हाँ, कुछ ऐसे ये वाले जो शूटिंग्स होते हैं इश्तिहारात के, उधर भी बुलाया जाता है आमतौर पे तो। लेकिन वो ज़्यादा वो यूरोपी स्टाइल पसंद करते हैं कि आप लोगों को अगर कोई यूरोपी स्टार वो इस प्रोडक्ट आपको ज़्यादा पसंद आएगा। मैं इसके खिलाफ हूँ ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं शलवार कमीज़ पहनूँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको देसी स्टाइल पसंद है पाकिस्तान का? बिल्कुल। यू लाइकिंग इट, आप उसे कैरी भी अच्छा करते होंगे। वो जो वाले मुगल स्टाइल। क्या बात है, जबरदस्त। सिंगिंग करते हैं? नहीं, मुझे गाना नहीं आता, बस जरूर गाने सुनते हूँ बहुत सारे, पाकिस्तानी और पंजाबी भी सुनते हैं। पाकिस्तानी कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? पंजाबी? आप लोगों को मेरा प्लेलिस्ट पसंद नहीं आता। मैं जब गाड़ी में लगाता हूँ सारे दोस्त बंद करने के कोई 2-3 पाकिस्तानी गाने बताएं, हम देखते हैं। आपकी गाड़ी वो जो मुहिब वतन के गाने होते हैं, वो जो है आमन का निशान, ये हमारा पाकिस्तान। आमन का निशान है हमारा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। दिल का जुनून जो रागों से बहा है, दिल आजमाया तो डर न लगा है, ये सब कुछ ना। फिर दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, मुझे नहीं गाना नहीं आता फिर। ठीक है, फिर क्या पंजाबी भी सुनता हूँ, वो जो रैप होता है ना, एक्सपर्ट जेट, शायद आपने सुना। जी, वो वाले बता तो रहे हैं।
कौन सा? ना तो वो भी आप सुनाएंगे ना? मुझे रैप नहीं आता, वो शायद आपको नहीं सुनना मैंने सुनाएंगे। आपसे ही है। फिर ये वाली एक अच्छी फेमस अभी सॉन्ग है, अप्सरा उसका नाम है, नहीं सुना अप्सरा? नहीं वो नहीं सुना। वो है एक जो पंजाबी और रूसी लड़की की मोहब्बत हो गई, इसके बारे में वो बहुत खूबसूरत गाना है। ओके, वाह क्या बात तो है। आज हम जाके ये सुनेंगे वैसे। फिर बॉलीवुड मूवीज में जो गाने होते हैं उसको वो भी आप सुन रहे होते हैं, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। वैसे कभी सोचा था जिंदगी में कि अच्छा पाकिस्तान, जब छोटे थे या जब स्टडी करते कि अच्छा पाकिस्तान, देखो पढ़ तो रहे हैं आप कि आपने आईआर में जाहिर है और इस एज खत्ते को पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जाएंगे रहेंगे एक ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, सोचा था? वैसे मैं पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बस पढ़ाई किसी शायद दूसरे या तीसरे साल का तालिब इल्म था। फिर मैंने अपने सोशल मीडिया के पुराने पेज को चेक कर लिया और उधर लिखा हुआ था कि मैं पाकिस्तानी मुताला कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मैंने लगा दिया था, लेकिन ये बिल्कुल पढ़ाई से पहले ही था। इसी वजह से शायद कोई किस्मत है ना, तो कि कहीं इधर ना आ कहीं जाऊं। कनेक्शन तो कहीं ना कहीं था। तो हाँ, वो बिल्कुल। नहीं, वैसे तो इससे पहले पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, शायद जानता था कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, फिर ये जोखरी ताकत भी है, फिर आबादी के लिहाज से ये पांचवां सबसे बड़ा मुल्क है, और फिर मुस्लिम आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा, वो जो सबसे बुनियादी Basic बुनियादी बातें, बुनियादी हाँ। हक़ाइक़ होते हैं ना, उर्दू कौमी ज़बान वगैरह। बल्कि बहुत ज़्यादा गहराई से पाकिस्तान का मुताला इससे पहले नहीं किया था। लेकिन कोई परसेप्शन तो होगा ना पाकिस्तान आने से पहले, अच्छा पाकिस्तान कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, शहर कैसे होंगे, खाने कैसे होंगे? नहीं, अभी मेरा प्रेजुडिस है, मतलब कि इतना अच्छा है कि मैं किस तरह आपको बताऊं। नहीं, मुझे आने अभी से- ज्ञात नहीं है कि अच्छा आने वो से पहला पहले याद क्या ही था। नहीं है, वो पहला ख्याल ज़रा नहीं याद। अभी मैं देखता हूँ बस कि मेरे जो साथी है इधर के नहीं बल्कि जो रूस में रहते हैं ना, उनका कभी कभी गलत फहमी होती है ना, कुछ स्टेरियोटाइप्स भी मौजूद है, आप समझते हो ना, ये Perception जो से। अगर संजीदगी से बात करूँ तो। लेकिन फिर भी मैं इन सारे वो जो गलत फहमी है, स्टेरियोटाइप्स में उनको निकालने की कोशिश करता हूँ। अभी हर किसी से दोस्त पूछ लेना मेरे, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। रशिया और पाकिस्तान की यूथ को कनेक्ट करने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और क्या बेहतरी की ज़रूरत है? सही। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दोनों ममालिक के माबैन तल्लुकात वो अभी तरक्की पे हैं, और फिर हमारे दो तरफा सियासी बातचीत, सियासी गुफ्तगू वो भी तरक्की पे है। हम दो तरफा दौरान का तबादला करते रहते हैं। मसलन पिछले साल इधर ही इस्लामाबाद में नवंबर में बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत व इक़्तिसादी और सियासी और तकनीकी ताउन का इजलास हो गया था। ये 10वां, हमने 10वीं सालगिरह मनाई, और इसके मौके पे हम ना सिर्फ कुछ संजीदा सियासी मामलों पे बातचीत की, बल्कि हम सकाफ़त और जैसे कि आपने कहा जवानों के तबादले पे बहुत ज़्यादा बातचीत की थी। मसलन हम इधर ही F9 पार्क में पहले रूसी आदमी के एजाज़ में एक यादगार का इफ्तिताह कर लिया। ये है हमारे, न सिर्फ हमारे बल्कि दुनिया भर के पहले खलाबाज के एजाज़ में, उसका नाम यूरी गगारिन है। आप ज़रूर उस पर विज़िट कर दें, देख लें ना, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। इसके अलावा हम वो जो जहाँ तक जवानों का तबादला की बात है, तो हम अभी स्कॉलरशिप भी फराहम करते हैं, और हमारा ओपन डोर स्कॉलरशिप चलता है। हम उनकी तादाद सालाना बढ़ा देते हैं, और सिर्फ इस स्कॉलरशिप को लेके 150 स्टूडेंट्स इधर से रूस चले गए पढ़ाई के लिए। और इस स्कॉलरशिप के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने खुसूसी शराइत पे इधर के बच्चों को बुलाते हैं। मेरे ख्याल से ये रब्तकारी बढ़ाने के लिए, पीपल टू पीपल रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए बहुत अहम है। और इसके अलावा वो जो सकाफ़ती तल्लुकात वो भी बढ़ते रहते हैं। हम मसलन इधर कुछ अपनी रूसी फिल्मों को दाबिन करते हैं, फिर इधर उर्दू में भी दिखाएंगे। फिर हम चाहते हैं कि इधर से कुछ वो जो आपकी सकाफ़त के बारे में, खाने के बारे में, तारीख़ के बारे में, उधर रूस में भी ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस वगैरह हो जाए, ताकि एक दूसरे के हमारे एक दूसरे के ममालिक आवाम के माबैन तल्लुकात वो भी बढ़ जाए। एंड देन मीडिया कोलैबोरेशंस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिल्म्स, लोग, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जो एजुकेशन उनको मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन उनको एक आर्ट की फॉर्म में मिलती है, उसको वो ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि फिल्म फेस्टिवल्स हों, मज़ीद कोलैबोरेशंस हों, एक्टर्स काम करें, उधर के एक्टर्स इधर आके काम करें, यहाँ के वहाँ मिल के काम किया यहाँ पे जाए। माहिरा खान के ऑपोजिट हमें हाँ नजर ना, आ रहे हो, why यहाँ not? हमारे हुमायूं सिद्दीकी वहाँ पे हो। सही। सही। हाँ अच्छा, उनको भी पता करे। सही। पता है उनको। अभी कुछ तो हमने ये भी देखा रिसेंटली, इवन ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट का भी हमने एक्सचेंज प्रोग्राम्स देखे, वो भी वहाँ पे जा रहे थे। लास्टली बस एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, पाकिस्तान में रशियन सैलेड ट्राई किया?
ज़रूर ट्राई कर लिया था, लेकिन आप वो जो इधर रशियन सलाद बनाते हैं वो बिल्कुल रशियन नहीं गलत है, वो रूस से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता। कितना फर्क है? 10 में से कितने मार्क्स देंगे पाकिस्तान में जो रशियन सैलेड 10 आउट ऑफ 10 फर्क होते हैं ना, मैं कह बता रहे 10 आउट ऑफ 10 फर्क होता है। पाकिस्तान में जो रशियन सैलेड रशियन है ही नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ कि रूस में आप ये वाले रशियन सलाद जब बनाते हैं, इसमें आप इधर आप ज़्यादा फल डालते हैं, उधर हम ज़्यादा सब्जियाँ, मतलब इसमें क्या होगा, आलू होगा, फिर अंडे होंगे, फिर नमकीन कीड़े भी होंगे, फिर गोश्त भी होगा ना, मतलब फिर वो जो प्याज होते हैं उसको डालते हैं, मट्टी डालते हैं ना, तो इधर से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और हम उसको मतलब जैसे कि स्टार्टर खाते हैं, आप इधर जैसे कि डेसर्ट खाते हैं, उधर बिल्कुल स्टार्टर होता है। ओके जी, फर्क होता है, हम समझ के खा रहे हैं ना, बस ठीक है। नहीं, और देखिए एक टेस्ट का भी बड़ा फर्क होता है ना, तो हम जो मुल्क किसी भी और मुल्क की कोई डिश अडैप्ट करता है तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से उसको मोल्ड कर देता है। सो कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर रहता है क्योंकि वाकई हमारा टेस्ट डिफरेंट है यहाँ का ना, ऑब्वियसली वहाँ का डिफरेंट है। सर थैंक यू वेरी मच सर, साहब साथ मौजूद थे। इट्स ग्रेट टू हैव यू। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके लिए, मैसेज बहुत अच्छा था और थ्रू आउट जिस तरह से अभी कॉन्वर्सेशन रही, वी लव्ड इट। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें sergey.pk और राइजिंग पाकिस्तान भी पहले कहें ना। अपनी अपनी ब्रांडिंग करते हैं ब्रो। नाज़रीन आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।